हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। और आज हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन का जो टॉपिक बचा था। क्रमचय प्रतिबंध प्रतिबंधित जो होते हैं, प्रतिबंध वगैरह रहता है, तो क्रमचय किस प्रकार से बनाते हैं, विन्यास, पुनरावृत्ति वाले क्रमचय, वृत्तीय क्रमचय और क्रमचय से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब क्रमचय को पहले 2 क्लास में खत्म करेंगे, उसके बाद संचय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रमचय को ही देखते हैं। देखिए, इसका अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें तो बता दूं सिलेबस क्या क्या था। अगर हम लोग सिलेबस में देखेंगे तो इसमें गणना का मूलभूत सिद्धांत, क्रमित गुणित संकेतन, क्रमचय, प्रतिबंध क्रमचय, वस्तुओं का क्रमचय जो भिन्न ना हो और पुनरावृत्ति वाले हो, रिपीटेड वाले हो, तो उस कंडीशन में क्रमचय, ये इतने ही टॉपिक है। वृत्तीय क्रमचय इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वृत्तीय क्रमचय को थोड़ा देख लेंगे। हालांकि 2019 और 23 से अगर क्वेश्चन देखें तो 2019 और 23 से जो क्वेश्चन आए थे उसमें से जो है इस टॉपिक से नहीं आए थे, बल्कि वो भाजक से आए थे। जैसे मान लो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या ले लिए, 8 ले लिए। अब हम लोग बोलेंगे कि 8 जो है ये किस किस से भाजक है ना। जैसे 1 का डिवाइडेड, 1 से डिवाइड होता है, 2 से जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। तो ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, उसी को भाजक, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी आज हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा रिपीटेड क्रमचय। रिपीटेड अगर कोई रहता है तो उस कंडीशन में क्रमचय कैसे बनाते हैं, और वृत्तीय क्रमचय को देखेंगे। हालांकि वृत्तीय क्रमचय जो है वो अभी तो फिलहाल सिलेबस में इसके पहले नहीं था। हो सकता है कि नया सिलेबस आए और उसमें जुड़ जाए, तो इसलिए पूरे को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बता दूं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, तो अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2000 ये था, 2019 का है, और ये 2023 का है। ठीक है, 2023 में जो क्रमचय से एक क्वेश्चन आया था और संचय से एक क्वेश्चन आया था, और 23 से ना 2 क्वेश्चन आए थे। उसी प्रकार से अगर हम लोग 17 से बात करें तो ये 17 का पीआरएल का है। हालांकि उस समय जो सिलेबस था वो अलग था, ठीक है ना। सिलेबस अलग था, लेकिन क्वेश्चन जो था वो क्या क्या आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये एनएनएल का है, नगरीय वाला। ठीक है, पीआरएल से जो है क्रमचय से एक क्वेश्चन आया था, और एनएनएल से मतलब पीआरएल में क्रमचय से एक क्वेश्चन आया था, एनएनएल में क्रमचय से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसी प्रकार से पीआरएल में संचय से 2 क्वेश्चन आया था, और संचय से एनएनएल में एक क्वेश्चन आया था। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आए थे, है ना। 3 या 5 क्वेश्चन आए थे एनएनएल पीआरएल में। तो क्या क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम व्यापम द्वारा हुआ था। तो क्वेश्चन जो था वो क्या आया था उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि ये जो सिलेबस है वो 2017 का, ये जो एग्जाम हुआ था वो 2017 में हुआ था, और 2017 का जो सिलेबस था वो अलग था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या क्वेश्चन आया था उसको देख लेंगे। हाँ, इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। बाकी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं अगर देखेंगे तो 19 और 23 के सिलेबस से हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन का वेटेज है, उस हिसाब से तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग परम्यूटेशन रिपीटेशन वाले क्वेश्चन का। जब रिपीटेशन होता है तो उस कंडीशन में परमिश कैसे निकालते हैं, मतलब किसी को रिपीट करते हैं। जैसे मेरे को अगर आर, ए और एम को लेकर के शब्द बनाना है, तो क्या क्या बन सकता है। तो अगर रिपीट ना हो तो ये फिक्टोरियल 3 प्रकार का बन सकता है। लेकिन अगर ये आर को या ए को या एम को आप कितना बार भी लिखो तो उस कंडीशन में रिपीट हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे रिपीट ना हो तो क्या करते हैं, है ना। 3 लेटर है तो 3 लेटर को भरने के तरीके, पहला को भरने का तरीका 3 होगा, दूसरे डिब्बा को भरने के लिए 2, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो इसमें एक लेटर भरा गया तो एक लेटर कम हो जाता है, कोई भी लेटर हो सकता है। दूसरे में भरने के तरीके 2 और तीसरे में भरने के तरीके 1, माने कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वही फिक्टोरियल 3 आता है। उसी प्रकार से अगर रिपीट हो, अगर हमारे पास क्या हो, रिपीट हो, जैसे यहीं पर क्वेश्चन ये बोला है कि रिपीट कर सकते हैं आप कितना भी बार
ले सकते हैं। तो पहला डिब्बा को भरने के तरीके क्या होगा, तीन, तीनों में से कोई भी भर सकते हैं। दूसरा को भरने का तरीका भी क्या होगा, तीन, क्योंकि इन तीनों में से अभी किसी को भी भर सकते हैं, कोई छूटा नहीं है, नॉन रिपीटेड में छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से तीसरा को भरने के तरीके भी होंगे तीन, तो ये क्या हो जाएगा, तीन का घात क्या हो जाएगा, तीन, तो ये तीन का घात तीन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आर ए एम से हम लोग अगर रिपीट करें, इसी लेटर को रिपीट करके कितने क्रमचय बना सकते हैं, तो तीन का घात तीन क्रमचय बना सकते हैं, और नॉन रिपीटेड हो तो फिक्टोरियल तीन क्रमचय हम लोग बना सकते हैं, मतलब विन्यास अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग के लिए है ना, अगर एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचयों की जो संख्या होती है वो एन का पावर क्या होता है, आर होता है। माने ये घात के रूप में रहता है ना, मतलब कि एन असमान वस्तुएं उसमें से आर बार आप ले रहे हो, उसको आर बार ले रहे हो और बना रहे हो, तो उस कंडीशन में एन का पावर क्या होता है, आर। अगर एन बार ले रहे हो तो एन का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग आर टाइम ले रहे हैं, कोई कोई भी लेटर है उसको आर टाइम ले रहे हैं, तो एन का पावर आर होगा, और एन टाइम लेंगे तो एन का पावर एन हो जाएगा, तो एन का पावर आर हो सकता है। अगर एन टाइम लेंगे तो एन का पावर क्या होगा, एन होगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि एन असमान वस्तुएं हैं, उसको आर बार लिए तो एक ही वस्तु को उसी बार लिए तो बन जाता है, लेकिन इसके जो यूजेस होते हैं, ठीक है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि क्वेश्चन ये था कि छह दोस्तों को बुलाने के लिए तीन नौकरों को कितने बार भेजा जा सकता है, कितने तरीके से भेजा जा सकता है, तो उसमें ये कंफ्यूजन होता है कि तीन का घात छह होगा कि छह का घात तीन होगा, क्योंकि ये दोनों हम लोगों को लगता है अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को डिस्कस करना है। बाकी तो सिंपल सा है, घात उसका क्या लगाना है। तो लेटर वाले के लिए बहुत इजी होता है, जैसे कोई भी लेटर है और कोई लेटर ले लेते हैं रिपीटेशन वाला, जैसे मेरे को ना 1 2 3 4 5, इनसे मेरे को तीन अंकों की संख्या बनानी है, मेरे को बनाना है तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या। अब इसमें से अगर ओनली संख्या बोला रहेगा, अगर तीन अंकों की संख्या बोला रहेगा तो आप रिपीट अलाउ है। अगर तीन अंकों की संख्या बोला रहेगा और आगे लिखा रहेगा कि पुनरावृत्ति ना हो, तो उस कंडीशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा जरूर ना। जैसे तीन अंकों की संख्या बोला है तो आप रिपीट कर सकते हो, इसका मतलब तीन अंक की संख्या ऐसे बनेगा, है ना, तीन डिब्बा बनाना है तो पहला इसको भरने के तरीके कितने होंगे, तो कितने लेटर है इसमें से फाइव, तो फाइव टाइम फाइव प्रकार से भर सकते हैं। दूसरे को भरने का तरीका क्या होगा, पांच, और तीसरे डिब्बा को भरने का तरीका भी क्या होगा, पांच। ये सब को हम लोग बॉक्स मेथड से बनाते हैं। बॉक्स मेथड इजी होता है और ये आसान से बनता है भी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, पांच का घात तीन हो जाएगा, माने पांच गुणित पांच होगा और पांच का घात तीन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं लिखा है ना, तो पक्का ये लिखना है ना। बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं कि ये ना फिक्टोरियल पांच बनेगा, लगता है, नहीं फिक्टोरियल पांच नहीं, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, तीन अंकों की संख्या बनाने के समय क्या कर लेते हैं, पहला डिब्बा को भरने का तरीका पांच, दूसरे को भरने के लिए चार, और तीसरे को भरने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते, तीन कर देते हैं। क्यों करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीट अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, आपको बोला है कि पुनरावृत्ति ना हो, अगर पुनरावृत्ति ना हो बोला जाए तो उस कंडीशन में ये होगा, पांच गुणित चार गुणित क्या होगा, तीन होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो समझ जाइए कि आप उसको कितना भी बार उस अंक को ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा, पांच का घात क्या हो जाएगा, तीन। तो इस तरह से हम लोगों को बनाना रहता है संख्या को। उसी प्रकार से लेटर को लेकर के, जैसे ए टू जेड लेटर है, ठीक है, या तो A B C D, इन चारों लेटर को लेकर के हम लोगों को शब्द बनाना है, और वो शब्द बनाना है क्या बोलते हैं, ई को भी ले लेते हैं, और ये बनाना है तीन अंक, तीन लेटर को लेकर के तीन लेटर वाला शब्द बनाना है। तो तीन लेटर वाले शब्द कितने बनेंगे, तो पहला लेटर जो बनेगा उसमें से पांच प्रकार से किसी को भी लेटर को भर सकते हैं, दूसरे डिब्बा में हम लोग पांच प्रकार से भर सकते हैं, और तीसरे में भी हम लोग पांच प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अभी हम लोग जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो रिपीटेशन अलाउ वाले पढ़ रहे हैं। जब आपको रिपीटेशन अलाउ वाले हो तो उस कंडीशन में ऐसे होता है, मतलब कोई नेगलेक्ट नहीं होता। जैसे इन पांचों में से किसी को भी यहां भरा जा सकता है।
अब रिपीटेशन अलाउ है तो अभी कटेगा नहीं, क्योंकि अभी पांचों में से कोई भी अभी नहीं है, वो भी फिर से भरा जा सकता है। तो वो भी पांच, ये भी पांच, माने पांच का घात कितना हो जाएगा, तीन। इस तरह से हम लोगों को बनाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग, ये तो हो गया अल्फाबेट वाले क्वेश्चन और नंबर वाले क्वेश्चन। नंबर वाले, अल्फाबेट वाले बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ अलग जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, और उस कंफ्यूजन को हम लोगों को दूर करना है। जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होकर के ना इसको समझते नहीं कि इस कैसे हुआ। जैसे इसमें बोला गया है कि छह मित्र को बुलाने के लिए तीन नौकरों को कितने प्रकार से भेजा जा सकता है, बस इतना लिखा है। छह मित्र को बुलाने के लिए तीन नौकरों को कितने प्रकार से भेजा जा सकता है। अब यहां पर बात ये आती है कि ये अलग है, ये अलग है, तो हम लोग डब्बा कैसे बनाएं। अब डब्बा बनाएंगे तो यहां पर ये हो जाता है कि तीन का घात छह होगा या छह का घात तीन होगा। यहां पर बस ये हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि तीन का घात छह होगा या कि छह का घात तीन होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आंसर को चेक कर लेते हैं, तीन का घात छह है और तीन का घात छह, तरीका को हम लोग समझ लेते हैं और बना देते हैं। जबकि इसको भी आपको समझना है कि ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता, यही क्यों होगा। तीन का घात छह होगा, छह का घात तीन क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन को आप दूर करके रखे रहेंगे तो आप हमेशा सही बनाएंगे, और अगर आपके पास ये कंफ्यूजन है तो आप हमेशा गलत बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो सोच ये आती है बहुत, यहां पर जैसे कि क्वेश्चन को अगर हम लोग दो सोच से देखें तो दो सोच ये आती है कि पहला ये है, मान लो डिब्बा मेथड से बनाते हैं, है ना। तो पहला ये है डिब्बा बॉक्स मेथड से बना लेते हैं। मैं मान लेता हूं इसमें से छह फ्रेंड बना लेता हूं, ये छह फ्रेंड है ना। ये है हमारा फ्रेंड नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अब यहां पर ये आया कि पहला फ्रेंड को बुलाने के लिए तीन प्रकार से कोई भी नौकर जा सकते हैं। मान लेते हैं जो नौकर है उसको N1 N2 N3 ले लेता हूं, है ना, सर्वेंट लो चाहे N1 N2। तो इन तीनों में से कोई भी जा सकता है, तो ये कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। इस दूसरे फ्रेंड को बुलाने के लिए भी कितने प्रकार से जा सकता है, तीन प्रकार से। तीसरे फ्रेंड को बुलाने के लिए भी तीन प्रकार से, चौथे फ्रेंड को भी तीन प्रकार से, क्योंकि कोई भी जा सकता है। इनको भी तीन प्रकार से, इसको भी तीन प्रकार से। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल कितना हो जाएगा, तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन, माने तीन का घात क्या हो गया, छह आया। ठीक है, यही आंसर होता है, और चूंकि ये होता है एक्चुअल में यही सही है, इसलिए हम लोग इसको लगा देते हैं। लेकिन छह का घात तीन कैसे नहीं हुआ, तो छह का घात तीन के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा आप। जैसे मैं अब उल्टा सोच रहा हूं ना, जैसे कोई सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये N1, ये N2 और ये N3 तीन नौकर है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास छह फ्रेंड है, छह फ्रेंड है। ठीक है, अब छह फ्रेंड है, मान लेते हैं कि पहला, ये जो पहला नौकर है वो छह में से किसी एक फ्रेंड को पास बुलाने गया, छह में से किसी एक फ्रेंड को बुलाया, तो वो कितने प्रकार हो गए, छह प्रकार से। मान वो F1 को बुलाया या F2 को बुलाया या F3 को बुलाया या F4 को बुलाया। ऐसे भी तो हो सकता है कि इन छह फ्रेंड को बुलाने के लिए पहला नौकर गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी हम लोग, जो कि रिपीटेशन अलाउ है, तो दूसरा जो नौकर है इन छह फ्रेंड को बुलाने के लिए गया, नेक्स्ट छह फ्रेंड को, और तीसरा जो नौकर है वो नेक्स्ट छह फ्रेंड को बुलाने के लिए गया, किसी एक को ना, है ना। यहां पर ये है कि F1 को गया या F2 को गया या F3 को गया या F4 को गया या F5 या F6 को गया। उसी प्रकार से दूसरा नौकर जो है वो उनमें से किसी एक को बुलाने के लिए गया, F1 को गया या F2 को गया या F3 को गया या F4 को गया या F6 को गया। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये वाला F1 को गया या F2 को गया या F3 को गया या F6 को बुलाने के लिए गया। ऐसा भी सोच सकते हैं क्या। ठीक है, अगर ऐसे सोचेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर आ जाएगा छह गुणित छह गुणित छह, माने छह का घात तीन। अब यहां पर कंफ्यूजन ये आता है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम यहां से तो प्योर है कि ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर तीन का घात छह ही होगा, और तीन का घात छह माने तीन तीन 29 729 होता है। ठीक है, और इसको अगर हल करेंगे तो छह छक्का 36 216 होगा। अब इसमें देखिए दोनों में अंतर है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप किसको टिक लगाओगे।
216 को टिक लगा दोगे कि 729 को टिक लगा दोगे? और वहां पर पक्का है कि कंफ्यूजन होगा। तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे कि ऐसे क्यों ये गलत है और किस प्रकार से ये गलत है। अब यहां पर आप, उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर एक चीज, यहां पर इस मेथड का उपयोग कीजिए। ऐसे जो बनाते हैं उसकी बजाय हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे कि हम लोग यहां पर दो तरीका उपयोग कर सकते हैं। अब उन दोनों में से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा वो आपको पता चल जाएगा। उसके जैसे ये बॉक्स बनाए, तो आप कभी भी दो क्वांटिटी दिया रहेगा ना, तो उसको कंपेयर करके बनाइएगा, बॉक्स से मत बनाइएगा। उसको बनाने के लिए आप ऐसे कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि पहला नौकर जो है वो किसी एक मित्र को बुलाने के लिए गया। F1 को गया, F2 को गया, F3 को गया। ठीक है, इसी प्रकार से डैश 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 करके मान लेते हैं F6 को गया। ठीक है, तो ये कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार से। माने पहला नौकर जो है इन 6 फ्रेंड को बुलाने के लिए गया। पहला को गया, या दूसरा को गया, या तीसरा को, या इसका मतलब या होता है ना, याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, या। पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठवां, या माने कि किसी एक के पास, एक या, है ना, किसी एक के पास, वो दूसरे के पास नहीं गया। अगर वो दूसरे को बुला दे गया तो वो इनको के पास नहीं गया। अगर वो तीसरे के पास गया तो बाकी के पास नहीं गया। अगर वो पांचवे के पास गया तो बाकी के पास नहीं गया। यही होता है इसका मीनिंग। ठीक है, अब यहां पर दूसरा कंडीशन ऐसे बनाएंगे कि F1 जो है को बुलाने के लिए पहला नौकर गया या दूसरा नौकर गया। आप वहां पर बना लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, ये तो दिया रहेंगे, या तो तीसरा नौकर गया। ठीक है, अब यहां पर ये आया कि पहला को बुलाने के लिए पहला नौकर गया, या दूसरा गया, या तीसरा गया, माने तीनों में से कोई एक गया। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या गलती है आप यहां पर पकड़ लेंगे। ठीक है, ये क्यों राइट है? यहां पर बोला है कि 6 मित्र हैं, उसको बुलाने के लिए 3 सर्वेंट को भेजा गया। कितने प्रकार से उसको बुलाया जा सकता है? बुलाना जरूरी है। ठीक है, उनके घर जाना जरूरी है। भले ही कोई भी जाए, पहला जाए, दूसरा जाए, तीसरा जाए, कोई भी जाए, लेकिन जाना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इनमें से कोई एक गया तीनों में से, तो ये तीन, उसी प्रकार से दूसरे के पास कोई तीनों में से गया। या का मतलब कोई एक गया ना। अगर पहला गया तो ये दोनों नहीं गए, या दूसरा गया तो ये दोनों नहीं गए, तीसरा गया तो ये दोनों नहीं गए, लेकिन एक जने गया। मतलब मित्र को तो बुलाया ना, उसी प्रकार से दूसरे को बुलाया। N1, N2, N3, इन तीनों में से कोई एक बुलाया। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक बुलाया, मतलब ये भी कोई एक जाकर के बुलाया। भले ही एक मित्र के पास दो नौकर जाकर के बुलाए तो चल जाएगा, लेकिन किसी मित्र के पास अगर कोई नौकर ही ना जाए और ना ही बुलाए तो वो आमंत्रित कैसे होगा? जबकि उस क्वेश्चन का डिमांड ये है कि आपको बुलाना जरूरी है। 6 मित्र को बुलाने के लिए नौकरों को कितने प्रकार से भेजा जा सकता है, माने आपको भेजना जरूरी है। आपको उनको बुलाने के लिए भेजना जरूरी है, तो कितने प्रकार से आप भेज सकते हो वो बोला गया है ना। तो ये गलत है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखिए, अब ये 2 प्रकार से गलत है। पहला प्रकार ये हुआ कि आप ना बोलेंगे कि पहला नौकर जो है इन 6 में से किसी एक को बुलाया। ठीक है, तो एक एक को बुलाया, वो मान लेते हैं F2 को बुलाया। दूसरा नौकर गया, है ना, वो किसी को भी बुलाया, मान लेते हैं वो भी F2 को ही बुला सकता है, क्योंकि ये परम्यूटेशन है और अरेंजमेंट है, ये सब अरेंज होंगे। क्योंकि वो 1 को भी बुला सकता है, 2 के भी बुला सकता है, लेकिन किसी को भी बुला सकता है, लेकिन एक जने को बुलाएगा। चलिए, वो 2 को नहीं बुलाया, 3 को बुलाया, कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और M3 गया, वो भी किसी एक को बुलाया, मान लेते हैं F5 को बुलाया। ठीक है, क्योंकि या है, एक जने के पास गया है वो। अब देखिए, आपके पास केवल 3 मित्र के पास ये लोग गए थे और बाकी के पास ये लोग गए थे क्या? नहीं। ठीक है, तो बाकी जो अरेंजमेंट है इसमें हमेशा क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि आपको सबके घर जाना है, सबके घर जाना है। ठीक है, सबके घर जाना है, इनके पास गया, ये इनके पास गया, इनके पास गया, उसी प्रकार से ये अरेंज होंगे। जबकि ये कैसे अरेंज होगा? N1 जो होगा ये इसके पास गया, N2 जो होगा ये, या ये, माने कि मित्र के पास कोई ना कोई पहुंच रहा है, माने कि फ्रेंड जो है उसके पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक जा रहा है।
ठीक है, माने इसके पास तो वो पहुंच ही रहा है ना, तो ये वाला जो होगा वो सही होगा, 3 का घात 6 सही होगा, 6 का घात 3 नहीं हो सकता। अब 6 का घात 3 कैसे नहीं हो सकता, यहां पर मैं बताया, क्योंकि अगर उन तीनों में से अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कुछ ही उसके पास जाएंगे और बाकी लोग नहीं जाएंगे, बाकी कोई छूट जाएगा, बाकी वहां पर क्या होंगे, वो छूट जाएंगे उनके पास, जबकि मित्र को बुलाना जरूरी है, उनके घर जाना जरूरी है, भले ही पहला ही नौकर सबके घर जाकर बुलाए। देखिए यहां पर क्वेश्चन में ये आया कि यहां पर थोड़ा सा और कंफ्यूज ना होंगे। देखिए एक को समझ जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी होगा, मैं अच्छे से बता दे रहा हूं ना। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग बोले कि एफ N1 जो है इन छयों में से किसी को बुलाया, बोल, ठीक है, ये फ्रेंड है ना, 6 फ्रेंड में से N1 जो है वो किसी के पास बुलाने गया। ठीक है, हो सकता है कि इसमें 2 को बुलाने गया, N2 जो है वो सेम कंडीशन भी आ सकते हैं क्योंकि ये सेम विन्यास है, ये भी 2 को बुलाया। और M3 जो है आप सेम सेम लेकर के ना जल्दी पकड़ लेंगे, अलग अलग को पकड़ने के बजाय सेम को लेकर के जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि विन्यास में सेम भी आते हैं, रिपीटेशन है इनके बाद। तो अब देखिए ये F2 के पास गया, ये भी F2 के पास, ये भी F2 के पास, क्या तीनों जने एक ही के जगह जाएंगे? तो ऐसे में आपको बुलाने के लिए कैसे व्यवस्थित करोगे आप किसी को भेज रहे हो बुलाने के लिए, तो एक ही घर के पास जाइए, तीनों जने बुला के लाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप बुलाने के लिए क्या करोगे कि आप बुला रहे हो, इसका मतलब ये बोलोगे कि पहला नौकर, पहला सर्वेंट को आप बोले कि आप इन दोनों को बुलाइए, दूसरे को बोले कि आप इन दोनों को बुलाइए, तीसरे को बोले कि आप इन दोनों को बुलाइए, छह को बुला लिया अलग अलग। या हो सकता है कि पहले को बोले कि 5 जने को बुलाइए और दूसरे को बोले कि आप छठवा को बुलाइए, तीसरा नौकर को भेजे ही नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास गए ना, कोई दिक्कत नहीं, आ गए सब मित्र बुलाने। उसी प्रकार से या फिर ये हो सकता है कि पहला जो है वो 3 के पास गया, दूसरा जो है वो 1 के पास गया और तीसरा जो है वो 2 के पास गया, लेकिन बाकी वो 6 आए, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, माने कि कहने का मतलब N1 जो है वो हर एक के पास जाए वो अलाउ है, लेकिन यहां पर ये नहीं अलाउ है कि F2 के पास सारे N1 और N2 या N3 तीनों ही जाए। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक ही मित्र को बुलाने के लिए ये तीनों गए, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे में व्यवस्थित कैसे करोगे? आप ये कर सकते हो भले ही कि N1 जो है ना, N1 जो है वो 6 को बुलाने के लिए गया, आप कर सकते हो, ये अलाउ है, ये अलाउ है, आपको बस इसी को समझना है। आपके पास ये बोल सकते हो कि आप ना N1 को ही भेज दो कि आप ना सबको बुला के लाओ, कोई नौकर नहीं गया, चल जाएगा, लेकिन लेकिन ये नहीं चलेगा कि ये तीनों इसी के पास जाए, बस इसी को आपको समझना है। माने ये चलेगा और ये नहीं चलेगा, और ये क्यों नहीं चलेगा आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एक साथ जाएंगे तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा था इस कारण से और समझ में नहीं आ रहा है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का देख करके उसको करेंगे। लास्ट में एक और बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन वाले होते हैं, यहां पर तो हम लोगों को ये पता चल गया कि 3 का घात 6 हो सकता है, 6 का घात 3 नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता है उसका रीजन मैं बता दिया। ठीक है, क्योंकि आप नौकर को भेज रहे हो बुलाने के लिए, तो एक नौकर 6 के पास जाए तो बन जाएगा, लेकिन तीनों नौकर एक ही के पास जाए तो वो अलाउड नहीं है। आप वैसे भेजोगे तो वो कहां जाए, तीनों के पास गए, वो तीनों के पास गए, ऐसे तो नहीं होंगे। आप बुलाने के लिए व्यवस्थित कर रहे हो तो ये तरीका नहीं होगा, मतलब ये वाला क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, और वहां पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ठीक है आपको याद आ गया, तुरंत आ गया, तो आप लिख दिए कि 3 का घात 6 होगा, या फिर आप पढ़े थे या फिर आप क्वेश्चन को देखे थे कि ये 3 का घात 6 होगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे ना तो वहां पर पक्का है आप कंफ्यूजन होंगे, और कंफ्यूजन अगर हो रहे हैं और उसको दूर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, वरना नेक्स्ट डे आप फिर से उसको रटेंगे। और ये हर कोई लगभग ना बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये परम्यूटेशन के ये वाला क्वेश्चन को ना क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, जब वो आ जाता है अचानक से 10 दिन बाद तो सोचते हैं कि ये 3 का घात, ये पता चल जाता है कि ये रिपीटेशन वाले हैं, और रिपीटेशन वाले हैं तो हमको ये भी पता चल जाता है कि ये घात होगा, 3 का घात 6 होगा या तो 6 का घात 3 होगा, ये इतना पता चल जाता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये आ जाती है, हम लोग सोचते हैं वहां पर, फिर ये सोचते हैं कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, और दोनों में लगभग हम लोगों को 99.9% हमारे दिमाग को लगता है कि दोनों ही सही है।
ठीक है, और दोनों ही सही है, और जो शुरू मेथड का उपयोग किए उसी को लगा देते हैं, नहीं तो उसको लगा देते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि कोई एक होगा लगा देते हैं। जबकि आपको इन दोनों में से बिल्कुल आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। अगर ऐसे डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे ना। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और देखेंगे यहां से, मतलब आपको मैं बिल्कुल बता दूंगा कि कैसे करेंगे कि आप ये अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसमें भी कंफ्यूजन वही वाला। ठीक है, बहुत इजी है। अगर देखेंगे तो इसमें 4 का घात 5 होगा या 5 का घात 4 होगा, लेकिन कौन होगा, ठीक है, ये हमारे पास कंफ्यूजन होता है। सेम सेम संख्या है तब तो बन जाता है, लेकिन अलग अलग है तो उस कंडीशन में कंफ्यूजन होता ही है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को मैं फिर से दूर कर रहा हूं इसका, कि 4 का घात 5 होगा या 5 का घात 4 होगा। ठीक है, बस यही देखना है हम लोगों को, उतना ही है इसमें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 विद्यार्थियों में से 5 पारितोषिक माने इनाम समझ लीजिए, ठीक है, 5 इनाम कितने प्रकार से वितरित किए जा सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ये दे दिया होना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर ये ना दिया होना तो फिर दिक्कत हो जाता है। वहां पर हम लोग ना अपने सुविधा को सोचते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में ये था कि 6 मित्र को बुलाने के लिए 3 नौकरों को कितने प्रकार से भेजा जा सकता है। मतलब आप नौकर को भेज रहे हो, आप अपना सुविधा देख रहे हो, और वहां पर ये तो नहीं करोगे कि तीनों नौकर जाओ, पहला मित्र को बुला के आओ, फिर तीनों जाओ उसको बुला के आओ। तो वैसे में अरेंजमेंट कर, वैसे नहीं कर सकते, वैसे तो हम लोग करेंगे ही नहीं। तो वहां पर आपको कुछ ना अपना सेल्फ नॉलेज भी लगाना है। ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर चूंकि दे दिया है कि कोई विद्यार्थी कितना भी इनाम ले सकता है, माने पहला विद्यार्थी जो है वो 5 इनाम को ले ले चल जाएगा। ठीक है, 5 इनाम को ले ले तो चल जाएगा, दूसरा विद्यार्थी 5 को ले ले तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट उल्टा वाला नहीं हो सकता। तो यहां पर दो चीज आया, एक आया है ना विद्यार्थी, और एक आया इनाम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे यहां पर ये B1 है, ठीक है, B1 है, B1 जो है वो पहला इनाम लिया, या दूसरा इनाम लिया, या तीसरा लिया इनाम, है ना, ऐसे आई लिख दे रहा हूं, तीसरा लिया या 5वां लिया, चौथा या फिर लिया 5वां लिया, ये वाला सही होगा। या पहला इनाम को B1 लिया, या B2 लिया, या B3 लिया, इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर ये सही है, ठीक है, तो ये कंडीशन 5 कितने बार आएंगे, B1 के लिए आएगा, B2 के लिए आएगा, B3 के लिए आएगा, 5 का घात 4 आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन ले लेंगे तो I2 के लिए आएगा, I3 के लिए आएगा, I4 के लिए आएगा, I5 के लिए इनाम आएगा। ठीक है, I5 के लिए आएगा, और ये आ जाएगा आपका कितने विद्यार्थी हैं जी, 4 है ना, तो ये B4 भी है। ठीक है, और ये अगर देखेंगे तो ये B1 B2 के लिए आएगा, B3 के लिए और B4 के लिए आएगा। माने 5 जो होगा वो 4 बार आएगा, तो 5 × 4 होगा। ये देखेंगे तो ये 5 बार आएगा ऐसा, इसलिए ये 4 × 5 होगा, 4 का गुणा 5 बार होगा, इसका मतलब 4 का घात 5 होगा। अब देखना है कि ये वाला सही है ये वाला सही, इसमें भी वही कंफ्यूजन। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर देखिए, पहला इनाम जो है वो इन चारों में से कोई लिया, इसका मतलब मान लेते हैं कि B1 लिया, दूसरा जो इनाम है वो भी B1 ले लिया, क्योंकि इन चारों में से कोई लिया है ना, तो इसका मतलब B1 लिया, तीसरा इनाम जो है वो भी B1 ले लिया, चौथा भी जो है वो भी B1 ले लिया, पांचवा जो है वो भी B1 ले लिया। क्या ये अलाउ है, तो बिल्कुल अलाउ है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है कि एक विद्यार्थी कितना भी इनाम ले सकता है। अब इसमें उल्टा सोचिए, इसमें उल्टा ये है कि मान लेते हैं B1 जो है वो I1 को लिया, B2 जो है वो I1 को लिया, B3 जो है वो I1 को लिया, और B4 जो है, क्योंकि अगर ये इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएंगे, और इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएगा I1 को लिया, सेम हो सकता है बिल्कुल, या का मतलब ये होता है कि इसको आएगा या इसको आएगा, एक आएगा, उसी प्रकार से सेम भी हो सकता है, सबका वही हो सकता है। तो ये हम लोग सोचेंगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो ये नॉट पॉसिबल। यहां पर एकदम
सिंपल सा है, यहां से देखेंगे तो ही पता चल जाएगा नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? आप ये बोल रहे हो कि पहला इनाम को पहला विद्यार्थी लिया और पहला इनाम को दूसरा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या एक इनाम है उसमें से पहला जो इनाम है उस इनाम को क्या चारों विद्यार्थी पा सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एक इनाम को चार नहीं पा सकते, बल्कि यह हो सकता है कि वो चार इनाम को एक पा सकता है। ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये तो यही से ही पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि चार का घात पांच नहीं, चार का घात पांच सही होगा और पांच का घात चार नहीं होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस तरह से बनाते हैं। और ये कैसे बना और क्यों बना इसको भी आप देखना चाहेंगे ना, तो यहां पांच चार जो लिया है उसके जगह में आप छोटा छोटा भी लेकर के कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को और समझा ही देता हूं ताकि आप ना बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं दो विद्यार्थी हैं, है ना, B1 और B2 है, और इनाम मान लेते हैं तीन है। पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बनेंगे? तो एक तो बनेगा कि हम लोग ये बोलेंगे कि B1 जो है वो पहला को लिया, दूसरा, तीसरा। B2 जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा। B3 जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि ये तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन, माने कितना? 27। माने B1 जो है इन तीनों में से कोई इनाम को लिया है, B2 जो है वो तीनों में से कोई इनाम लिया है, और ये तो कुल मिला के 27 कंडीशन इसमें बने। तीन गुणित क्या हो जाएगा? तीन बनेगा। ठीक है, ये बनेंगे। उसी प्रकार से इसका उल्टा सोचते हैं। इसका उल्टा सोचेंगे तो यहां पर हाँ इतना ले लिए, बहुत ज्यादा बन गया। तीन गुणित तीन माने 27 कंडीशन, बहुत सारे बनेंगे, है ना। उसी प्रकार से हम लोग ये सोचे कि पहला इनाम को दोनों में से कोई लिया, B1 लिया या B2 लिया, दूसरा को B1 लिया या B2 लिया, क्योंकि इसको अरेंजमेंट करके मैं बता रहा हूं ना कि ये अरेंजमेंट कैसे होता है, क्रमशः आपको कैसे अरेंज करके देता है उसी को मैं बता रहा हूं। B1 लिया या B2 लिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कंडीशन क्या क्या बनेंगे ये बता रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं I1 और B1 बना, ठीक है, और इसी के साथ एक अरेंजमेंट ना I2 और B1, हाँ इसके साथ में दो तीन है, तो इसमें अरेंज करते करते तो थक जाएंगे। इसमें टोटल अरेंजमेंट तो आठ बनेगा, बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आठ क्या क्या बनेगा देखो इधर। अगर मैं ये माना कि पहला I1 B1 और एक ना इसी के साथ में I2 जो है वो B1, ये भी B1 को लिया, I3 जो है ये भी B1 को लिया, ये ऐसे अरेंज होगा। उसी प्रकार से एक अरेंजमेंट ये होगा कि ये I1 B2 के साथ गया, I2 भी B2 के साथ गया, और I3 भी B2 के साथ गया, ये एक अरेंजमेंट ना। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। ये तो हो गया दो अरेंजमेंट। ये दो अरेंजमेंट ऐसे बनेंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि उल्टा लेंगे, है ना। आई को वन लेंगे और बी को ऐसे लेंगे। जैसे हम लोग क्या किए, आई को हम लोग मान लिए वन ले लिए, आई को वन ले लिए, बी को वन ले लिए, और I2 को ले लिए और बी को भी वन ले लिए। हालांकि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लेकिन ये बनेगा, क्रमशः में ऐसे होता है। I3 ले लिए और यहां पर बी को वन ना लेकर के बी को टू ले लिए। अब इसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, B2 को आगे पीछे कर लो, तो यहां पर तीन अरेंजमेंट और बनेंगे। I1 के साथ में मान लो B2 को डाल दिए, और I2 के साथ में B1 डाल दिए, और I3 के साथ में B1 को डाल दिए, एक अरेंजमेंट ये होगा। या फिर हम लोग ये किए कि I1 के साथ में B1 को ही रहने दिए, I2 के साथ में B2 को डाल दिए, I3 के साथ में B1 को रहने दिए। तो ये तीन अरेंजमेंट ये हो गया। तो ये तीन और ये तीन, छह हो गया। नहीं, ये दो हुआ, 1 2 3 4 5, और तीन क्या क्या बनेगा? तो तीन क्या क्या बनेगा उसको मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ये बनेगा कि I1 B2 ले लो, I2 B2 ले लो, माने B2 को डबल लो और इसको सिंगल लो, I3 B1 लो। ठीक है, अब ये एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। अब ये तीन अरेंजमेंट ये भी होंगे, क्योंकि तीन अरेंजमेंट क्या क्या होंगे आप समझ सकते हैं। अगर B1 को यहां पर लोगे और B2 यहां पर रहेगा, ठीक है, एक अरेंजमेंट ये ऐसे बनेगा। अगर B1 को यहां पर डालेंगे, B2 यहां पर डालेंगे, तो एक अरेंजमेंट ये बनेगा।
कुल मिला के ये तीन, तो कुल मिला के ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये दो, तो कितने हुए? 8। इसी प्रकार का अरेंज होता है अगर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो, अगर ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो, जो कि ये पॉसिबिलिटी गलत है। और यही चीज मैं बताया हूं, ये क्या पॉसिबल है कि I1 को भी मतलब पहला इनाम दूसरे बॉय को मिला, और पहला इनाम दूसरे बॉय को मिला, और पहला ही इनाम है ना, पहला इनाम जो है दूसरे बॉय को मिला, और दूसरा इनाम जो है वो दूसरे बॉय को मिला। ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है ना। तीसरा इनाम B1 को मिला, बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो अलग अलग इनाम है, और किसी एक को माने किसी बॉय को डबल मिल जाए तो चलेगा, लेकिन एक ही नाम डबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, माने ये वाला सही होगा। तो 2 का घात 8 इसका सही होगा, जबकि 3 का घात 3 ये गलत नहीं, 3 का घात 2 होगा जी, सॉरी यहां पर मैं B2 तो इतना तो लिया हूं ना, ठीक, B2 ही तो है, तो ये कंडीशन बना। अब इसका देखेंगे तो ये 3 × 3 बनेगा, और ये 9 बनेगा। यहां पर थोड़ा गलत कर दिया था मैं, 3 B3 क्यों लिया हूं, जबकि B3 तो है ही नहीं, है ना, 2 बॉयज के लिए, तो ये 9 आएगा। तो 9 आएगा कि ये सही है कि ये सही है, उसी को मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर ये कंडीशन बनाएंगे तो ये कंडीशन में ये बनेगा, है ना, कि B1 जो होगा I1 के पास गया, और B2 जो है वो भी I1 के पास गया, सेम सेम के पास। उसी प्रकार से B2 सेम सेम ले लेते हैं, B1 जो है I2 के पास गया, और B2 जो है वो भी I2 के पास, क्योंकि ये अरेंजमेंट होंगे। उसी प्रकार से B1 जो है वो I3 के पास गया, B2 जो है वो भी I3 के पास गया। माने ये इनाम, ये 3 पॉसिबिलिटी ये बना सेम सेम को लिए। अब अल्टा पल्टी लेंगे, अल्टा पल्टी 3 कंडीशन उसका बनेगा, तो 9 कैसे बनेगा, तो 6 कंडीशन और बनेंगे। अगर ये 1 लिया, ये 2 लिया, तो इसी को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, 1 और 2 करेंगे तो, है ना, 6 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा एक बार देखेंगे तो देख सकते हैं, जैसे कि B1 के साथ में मैं I1 ले लिया, और B2 के साथ में मान लो I2 को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन I3 भी नाम है, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको उल्टा कर दीजिए, B1 के साथ में I2 कर दीजिए, और B2 के साथ में I1 कर दीजिए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 केस ये बन गया। उसी प्रकार से 2 और 3 ले लो, तो 3 और 2 करके ऐसे करके बन जाएगा, 2 केस। उसी प्रकार से 1 और 3 ले लो, तो 3 और 1 करके एक केस बन जाएगा, देख लीजिए। तो टोटल कितने बने? 9 बने, 9 कंडीशन बने। इसको मैं देखिए आपको खाली समझाने के लिए ना, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं, ना कि आपको एकदम वो करके अप्लाई वो करना है। लेकिन फिर भी इसको अगर समझ गए रहेंगे ना कि परम्यूटेशन करता क्या है, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट कैसे होता है, और अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा। अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना, तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होंगे। माने B1 जो है वो I1 इनाम पाया, और B2 जो है वो भी I1 इनाम पाया, जो कि बिल्कुल गलत है। आप यहीं पर नेगलेक्ट कर दोगे, और इस प्रकार से आप जब अरेंज कर डालोगे ना, तो आप नेगलेक्ट करना आसान हो जाएगा आपके लिए, कि ये वाला गलत होगा कि ये वाला गलत होगा, वो कहना आसान हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं यहां पर इसको गलत कहना आसान हो गया। क्यों कहना आसान हो गया? क्योंकि I1 इनाम और I2 इनाम माने पहला ही इनाम को 2 विद्यार्थी नहीं पा सकते। यहां पर यह बोला गया है कि पहला इनाम जो है वो B1 भी पाया और B2 भी पाया, जबकि ये गलत है। जबकि ये हो सकता है कि B1 जो है वो पहला को भी पाया और दूसरा को भी पाया है, तो ये चलेगा। माने कोई एक विद्यार्थी 2 इनाम पा सकता है, लेकिन एक ही इनाम को 2 विद्यार्थी नहीं पा सकते, सेम इनाम को, है ना। तो ये इस तरह से है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। आप जरूर ये कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, और अरेंज करके आप खुद भी देखिएगा, उसके बाद कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहां पर क्या है, 3 इनाम 10 लड़कों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि लड़के कितने भी इनाम प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर भी वही चीज है कि लड़का जो है वो कितना भी इनाम प्राप्त करे चलेगा, लेकिन एक ही इनाम को जो है एक ही इनाम को सभी लड़के प्राप्त करें वो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इनाम ये जो है I1 जो है उसको आपने B1 B2 से लेकर के B10 को दिया, ये चलेगा कि B1 जो है वो पहला इनाम को पाया, दूसरा को पाया,
और तीसरा को पाया ये चलेगा, तो ये इसके लिए दूसरा भी बनाना पड़ेगा। B2 जो है वो भी I1 को पाया, I2 को पाया, I3 को पाया, ये भी चलेगा। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है B1, इस केस में ये B1 जो है वो I1 इनाम को भी पा सकता है और B2 जो है वो एक ही कंडीशन में I2 I1 इनाम को पा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी गलत है, ये पॉसिबिलिटी सही है, माने 10, और ये I2 के लिए भी 10 और I3 के लिए भी 10। इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणित 10 गुणित 10, इसका मतलब 10 का घात 3 होगा इसका आंसर। तो ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये सब इजी है, इसको बना सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति वाले वही क्वेश्चन आपको अटपटान लगेंगे ना, डाकघर डाक वाला, वो भी आपको अटपटान लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पत्र को आप कितना भी डाल सकते हो, जबकि उल्टा उसका नहीं सोच सकते ना। उसका उल्टा आप करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे। एक डाक वाला क्वेश्चन था जो कि पहले मैं बताया था, लेकिन उसमें वही है कि जैसे हम लोग क्या करते हो कि हाँ ये वाला सही है, हमको पता होता है क्योंकि इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन का आंसर आना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आपको कंफ्यूजन जो होता है उसको मैं बता दूं। क्योंकि उल्टा सोचोगे तो उल्टा कैसे सोचेंगे, और उसको सोचेंगे तो किस किस प्रकार से सोच सकते हैं, उसी को मैं सोच के बता दिया और आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए और आप दोनों में भेद कर सकें। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। दोहराने पर कोई बंधन नहीं है, वही है। अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन अंकों को लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि अंकों का दोहराने का बंधन नहीं है। तो यहां पर कोई ये सोचेगा कि 4 अंक दिया है तो 4 ऐसे बना देते हैं बहुत लोग, 4 4 4। तो ये पहला डिब्बा को भरने के तरीके क्या हो जाएगा, 4, दूसरा डिब्बा को 4, तीसरा को 4, चौथा को 4, माने 4 का घात 4 आंसर। जबकि ये क्वेश्चन का डिमांड में इतना में गलत है ये, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला है 2 4 5 7 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब इसमें यह नहीं बोला है कि कितने अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें से ध्यान दीजिएगा ना, यहां ये ऐसे करेंगे ना तो आपका ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है। इसमें बोला है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, और चूंकि हमारे पास 4 अंक है इसलिए हम लोग यहां पर ये बना सकते हैं कि 1 अंक का भी संख्या बना सकते हैं, 2 अंक का भी संख्या बना सकते हैं, 3 अंक का भी संख्या बना सकते हैं, और 4 अंक का भी संख्या बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यही सब गलतियां होती है, और ये गलतियां को आपको नहीं करना है कि आप कितने अंक की संख्या बना रहे हो, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि आपको 1 अंक का बनाओ, 2 अंक का बनाओ, 3 अंक का, 4 अंक का। तो इसलिए ये तो 1 अंक का कितना संख्या बनेगा, तो एक डिब्बा को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, तो 4। 2 डिब्बा को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, जैसे 2 अंक माने 2 डिब्बा ना, तो 4 और 4 माने कितना हो गया, 16। ठीक है, उसी प्रकार से 3 के लिए कितना हो जाएगा, 4 का घात 3, 4 अंक के लिए 4 का घात 4, और सबको आंसर लिखेंगे तो या है, सब जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4 धन 4 का घात 2 धन 4 का घात 3 धन 4 का घात 4। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने अंक नहीं बोला है ना, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो इसलिए इस तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भी, क्योंकि यही गलतियां हो जाती है, बार बार प्रैक्टिस करने से भी ना, फटाक से दे देने से गलत हो जाएगा। तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। एक गांव में एक डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं। अब 3 पत्र कितनी तरह से डाला जा सकता है। अब यहां पर पत्र डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पत्र को हम लोग कितना भी डाल सकते हैं। तो यहां पर पत्र के लिए सोचिएगा और डाकघर को डिब्बा बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसको ना हर कोई आसानी से समझ जाता है कि एक डाकघर है, ये माने पोस्ट ऑफिस है, पीओ है, और 3 ठो डिब्बा है, ये D1 डिब्बा, ये D2 डिब्बा और ये D3 डिब्बा। और यहां पर आपके पास 3 पत्र हैं। कितने पत्र हैं, 3 पत्र हैं। मान लेते हैं P1 पत्र है, P2 पत्र है और P3 पत्र है। ठीक है, तो पहले यहां कितने प्रकार से डाल सकते हैं, 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, क्योंकि कहीं भी डाल सकते हैं ना आप। यहां पर किसी को डाल दिए, या तो यहां पर डाल दिए, या तो यहां पर डाल दीजिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 का घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये सही होगा। माने कि पत्र को यहां पर डाल दिए, या तो यहां पर डाल दिए, या तो यहां पर डाल दिए, या तो यहां पर डाल दिए। अब इसका उल्टा सोचिए, इसका उल्टा सोचेंगे तो आप सोचने से ही पहले वो हो जाएंगे, क्योंकि P1 पत्र, P2 पत्र, P3 पत्र,
और यहां पर आप न सोचे कि D1 डार्क D2 डार्क में डाले या D3 में डाले या D4 में डाले, ठीक है, जबकि पत्र को आप किसी में भी डाल सकते हो, किसी भी डिब्बा में। तो यहां पर भी एक सवाल ये आता है कि मतलब 3 का घात 4 क्यों नहीं होगा, 4 का घात 3 क्यों हुआ। माने 3 पत्र को आप गए, पहला पत्र को हाँ देखिए, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही, इसमें मैं भी वो गलत बोल दिया ना, ये वाला सही होगा इसका आंसर, है ना। क्योंकि देखिए पहला पत्र को किसी चारों डिब्बा में डालें, ठीक है, तो कितने प्रकार हुआ, 4। दूसरा को कितने प्रकार से डाले, किसी चारों में डाले, तो कितना, 4। तीसरा पत्र को किसी भी में डाले, 4, माने कि ये हाँ उल्टा 4, तो ये हो जाएगा 4 का घात 3। अब इसमें से ये वाला को आप बिल्कुल आप खुद सोचिएगा, है ना, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये 4 का घात 3 सही होगा, 3 का घात 4 गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए आप यहां पर ये बोल रहे हो कि P1 को यहां डाले, है ना, मतलब इन तीनों में से किसी एक को यहां पर डाल दे। मान लो ये पोस्ट ऑफिस को ना अपना D4 ले लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, कि क्यों गलत है और कौन सही है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ना, आप ना बिल्कुल आप खुद से कीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, ये समझ जाइएगा, बिल्कुल ये सही है, और आप खुद सोचने की कोशिश कीजिएगा। फिर ये गलत है, ये गलत है, क्यों गलत है आप देख लीजिएगा। ऐसे बनाएंगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, आप ऐसे डिब्बा मत बनाइएगा, उसकी बजाय मैं आपको जो बताया था वैसे ही बनाइएगा, कि D1 जो है यहां पर P1 आया, P2 आया, P3 आया, ठीक है। D2 में P1 आया, P2 आया, P3 आया, ठीक है। अब यहां पर आप समझेंगे कैसे, तो D1 के साथ P1 बनेगा भी, और D1 एक ही साथ ना D2 के साथ भी P1 बनेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो नॉट पॉसिबल, समझ जाइएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक ही पत्र को D1 में भी डालो और यहां भी डालो, ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि इसका उल्टा आप कर लीजिएगा। P1 को ऐसे ले लो D1, है ना, और P2 को D1, ये चलेगा। माने हाँ P2 को D1, है ना, और इसको भी D1, माने इसको आप यहां पर डाक P1 को D1 में डाले, P2 को D1 में डाले, ये चलेगा, ये अलाउड है। माने पहला पत्र को आप ना पहला डाक में डालो, या फिर दूसरा पत्र को भी पहला डाक में डालो, ये चलेगा, लेकिन ये चलेगा नहीं। यहां से पता चल जाएगा, आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाएंगे ना तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, और ऐसे बना करके मैं भी आपको वो कर दे रहा था यहां से, है ना, ये गलत है, यहां पर ये सही है, ठीक है, पता चल जाता है अगर प्रैक्टिस बहुत बार किए हैं तो। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रोहन शब्द के अक्षरों वाले ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, अक्षरों वाले शब्दों की संख्या, इन्हीं अक्षर को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। यहां पर रिपीटेशन अलाउ है बोला है, तो सिंपल सा है, यहां पर कितने अक्षर हैं, अगर अक्षर देखेंगे तो लेटर कितने हैं, 5 लेटर हैं, तो 5 डिब्बा बना लो, ये सबको डिब्बा से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन पांचों लेटर में से यहां पर डाले कितने प्रकार से, 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, माने 5 का घात 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये सब में आसान होता है, क्योंकि यहां पर आपको दो चीज नहीं दिया है, जैसे पत्र डाक खाना, दो अलग अलग चीज, और दोनों के लिए संख्या होता है, तो कंफ्यूजन होता है। और यहां पर चूंकि रोहन बोला था और उसी को लेकर के बनाना था, तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। कम लेटर को भी लेकर के बनाना होता तो कम लेटर होता, तो हम लोग कम डिब्बा बनाते, फिर भी बन जाता। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आसान से, क्योंकि डिब्बा बना लेंगे तो फिर हमारे पास आसान हो जाता है बनाने के लिए। अगला देखिए, 100 और 1000 के मध्य कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा ऐसे ही है, मतलब कितने संख्या होते हैं उसी को बोला गया है। तो 1000 से 100 के बीच में कितने, नॉलेज के लिए ऐसे ही, तो कितने संख्या होते हैं, 900 संख्या होते हैं। अब इसको मेरे को अगर क्रमचय से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए 100 और 1000 के बीच में कितने अंकों की संख्या आती है, 3 अंकों की। एक तरीका ये हुआ
शॉर्ट तरीका, सीधा घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि उसके बीच में कितने संख्या हुए। और सबका वही है, रिपीटेशन होता है। मतलब क्या वहां पर 111 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। क्या 222 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। माने रिपीटेशन अलाउ होते हैं। जब भी आपको किसी बीच में संख्या वगैरह ज्ञात किया जाए ना, तो उसमें सारे में रिपीटेशन अलाउ होते हैं ना। तो जैसे 3 अंकों की संख्या बनानी है, अब 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 डब्बा बनाए। अब कितना अंक को लेकर के बनाना है, तो कोई भी अंक हो सकता है। तो क्या क्या अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माने कोई 10 अंक होते हैं। अब इस 10 अंक में से पहला डब्बा को भरने के कितने तरीके? तो पहला डब्बा को भरने के 10 तरीके नहीं होंगे, 9 तरीके होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जीरो को नहीं भर सकते। पहला डिब्बा में यहां पर जीरो को भर देंगे तो वो 3 अंक नहीं कहलाएगा। अब दूसरा डिब्बा को भरने के तरीके, तो दूसरा डिब्बा में देखिए, आप एक को छोड़िएगा मत, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। माने पूरे 10 के 10 भर सकते हैं किसी को भी। और तीसरे डिब्बा में भी 10 के 10 किसी को भी भर सकते हैं। तो कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10 × 10, इसका मतलब 900। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों में आता है ना। माने क्रम से भी आपको बना के देता है, सेट करके देता है, ये सब होता है। चलिए, अगला, 5 विषयों की एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित है। एक परीक्षार्थी कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है? तो यहां पर देखिए, यहां पर भी दो वर्ड आ जाते हैं, है ना। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, और एक 5 विषय, 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर दो वर्ड आ गए। यहां पर हम लोग देखें कि S1 जो सब्जेक्ट है, उसमें एक व्यक्ति जो है पास हुआ या फेल हुआ। S2 जो सब्जेक्ट है, उसमें व्यक्ति पास हुआ या फेल हुआ। S3 जो सब्जेक्ट है, उसमें व्यक्ति, आपको जब भी आपके पास डबल होना, तो आप हमेशा ऐसे डाली बनाइएगा, कभी भी आप डिब्बा मत बनाइएगा। पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से S4 में पास या फेल, S5 में पास या फेल। इसका उल्टा भी बना लीजिएगा, उल्टा भी बनाने से आपको पता चल जाएगा कि वो नॉट अलाउ होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? S1 में पास या फेल 2 तरीका, इसमें 2 तरीका, इसमें 2 तरीका, इसमें 2 तरीका, इसमें 2 तरीका। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, मतलब 32 हो गया। लेकिन इस 32 कंडीशन में आपके पास ऐसा भी कंडीशन आएगा कि सब में पीपी होगा और सब में एफएफ भी होगा। मतलब इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि सब में आपके पास पी 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 माने पास भी होंगे और सभी में फेल होंगे। ठीक है, बाकी मिक्स भी होंगे, बाकी मिक्स को तो छोड़िए, मिक्स भी होंगे ना। इस 32 कंडीशन में ये सारे कंडीशन आएंगे और मिक्स वाले भी कंडीशन आएंगे। अब इसमें से बोला है कि कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण कब माना जाएगा? जब वो कोई एक भी विषय में फेल होगा तो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, चाहे सब विषय में फेल हो तो भी अनुत्तीर्ण होगा, लेकिन सब विषय में पास होगा तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये वाला केस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही केस है जिसमें तीनों में पास हो सकता है, बाकी सब में क्या होगा? बाकी में ये मिक्स वाले रहेंगे, पी पी एफ एफ ऐसे रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे ये सब ना, आगे पीछे इधर उधर, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ है ना। तो ये ऐसे आगे पीछे, इधर उधर आगे पीछे इसको भी जमाना पड़ेगा। तो ये भी जमेंगे, माने फैल वाले कंडीशन आएंगे तो फैल के कंडीशन में फैल ही होगा टोटल। लेकिन अगर सभी में पास हो जाता है तो वो पास हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 में 32 टोटल कंडीशन बनेंगे, और उस टोटल कंडीशन में से एक कंडीशन को घटा दो जिसमें वो तीनों में पास है, क्योंकि तीनों में अगर वो पास हो जाएगा तो वो फेल नहीं कहलाएगा, वो पास हो जाएगा। जबकि हमको अनुत्तीर्ण का प्रकार जानना है, तो वो 31 प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। अब ये 31 प्रकार से अनुत्तीर्ण माने ये भी आ सकता है 2P और 3 4 A आ सकते हैं, 1P 5A आ सकता है ना। या फिर 4P और 2A आ सकता है, या तो 5P और 1A पा सकता है। ऐसे आगे पीछे करना है, उसमें आगे पीछे इधर उधर करेंगे। S1 में फैल, S2 में फैल, या उसमें पास इसमें फैल, उसमें पास इसमें फैल। तो ये अलग अलग कंडीशन बनेंगे ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुल 31 तरीका होगा जिससे वो क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण होगा। टोटल तरीका 32 बनेगा, उसमें से एक तरीका होगा जिसमें वो पूरी तरह से पास हो सकता है, वो वाले को घटाना है। तो ये है। अगला देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वृत्तीय क्रमचय। हालांकि ये जो है CG लेक्चरर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं
कि वृत्तीय क्रमचय कैसे बनाते हैं। वृत्तीय क्रमचय, तो इसमें से मैं आप लोगों को वृत्तीय क्रमचय और रैखिक क्रमचय दोनों में अंतर समझा देता हूं। हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो लीनियर परम्यूटेशन होता है, लीनियर। ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। लीनियर में क्या होता है, ऐसे अरेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बी सी को अरेंज करना है तो ऐसे होगा ए बी सी। तो इसी को हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं बी सी ए। इसी को हम लोग और अरेंज कर सकते हैं सी ए बी। ठीक है, ये तीन अरेंजमेंट कहलाते हैं इसमें। हालांकि और अरेंजमेंट होगा, तीन लेटर को अरेंजमेंट करने के तरीके फिक्टोरियल थ्री होगा, माने कि ये छह प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं उसको। लेकिन अगर इसी को हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट करें तो सर्कुलर में देखिए, सोचिए, मैं अगर ऐसे लिखा ए बी सी, फिर यहां पर लिखा बी ए सी। ठीक है, नहीं बी ए सी नहीं लिखा, बी सी ए लिखा, और एक और लिखा यहां पर। रुकिए, थोड़ा सा इसको अलग होकर के बनाते हैं। यहां पर किया बी सी ए। ठीक है, और एक और बना दे रहा हूं, इसमें मैं कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा सी ए बी। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट किए, यहां पर अरेंजमेंट किए, मान लो सीट बिठाए। ठीक है, तीन व्यक्तियों को बिठाए। ठीक है, तीन व्यक्तियों को हम लोग बिठाए, ये सी है। ठीक है, अब ये तीनों एक ही हैं। क्यों एक ही है, देखिए इधर, अगर मैं एक गोल मेज लेता हूं और यहां पर तीन व्यक्तियों को बिठाता हूं, तो तीन व्यक्तियों को बिठाने से हम लोग क्या पूछेंगे, जैसे मान लो इसको पूछो कि अभी ए को, मान लो मैं पूछा, ए को पूछा कि आपके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, तो ये क्या बताएगा कि लेफ्ट में मेरा सी है और राइट में मेरा क्या है, बी है। ये वाला क्या बोलेगा, चलो बताओ तो। ये वाला आपको क्या बोलेगा कि लेफ्ट में क्या है, सी है, और राइट में क्या है, बी है, ये भी बोलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी क्या बोलेगा, ये भी क्या बोलेगा, ए क्या बोलेगा कि मेरा लेफ्ट में जो है वो सी है और राइट में क्या है, बी है। अगर इसका भी लेफ्ट और राइट देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में तो वही रहेंगे ना, लेफ्ट और राइट अगर देखेंगे तो यही बताएंगे। इसका मतलब ये तीनों जो होंगे वो सेम है। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, लीनियर की तरह नहीं होता है। क्या होता है तो, जैसे लीनियर में क्या होता है कि तीन लेटर को अगर आपको जमाना है तो फिक्टोरियल तीन प्रकार से, जबकि इसमें से तीन जो कंडीशन होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हर तीन कंडीशन एक जैसा होगा। इसका मतलब अगर ये सर्कुलर में अरेंजमेंट करेंगे तो इसका जो अरेंजमेंट होगा फिक्टोरियल थ्री बाई थ्री होगा। उसी प्रकार से अगर मैं एन लेटर को लूं तो, ठीक है, यहां पर क्या था, मैं तीन को लिया, जैसे मैं एन व्यक्तियों को बिठा रहा हूं, एन व्यक्तियों को बिठा रहा हूं, तो लीनियर के लिए क्या होगा, रैखिक के लिए, तो रैखिक के कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो एन होगा। लेकिन अगर उसी को मेरे को सर्कुलर ज्ञात करना है, सर्कुलर वृत्तीय निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्टोरियल एन बाई एन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एन को बाहर निकाल दो तो एन माइनस वन बचेगा, और एन ऐसे करके काट दो तो इसको हम लोग फिक्टोरियल एन माइनस वन भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर रैखिक देखा जाए तो फिक्टोरियल एन बनता है, जबकि इसी में से सर्कुलर देखा जाए तो एन माइनस वन बनता है। इसका रीजन वही है। यहां पर रीजन ये होता है कि यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। ठीक है, लेफ्ट और राइट जो होगा वो चेंज होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम लोग चेंज मानते हैं, वरना उसको हम लोग चेंज नहीं मानते, क्योंकि इसका कोई इंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे लीनियर में क्या होता है कि देखो, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट है और ये इसका एंड है। अब सर्कल का बताओ कहां पर फर्स्ट है और कहां पर एंड है। क्या इसको मैं फर्स्ट और इसको एंड बोल सकता हूं, नहीं बोल सकते। क्या इसको फर्स्ट और इसको एंड बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। माने सर्कुलर में क्या होता है, कोई फर्स्ट और लास्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग वही केस में जो बताया कि ए बी सी, ठीक है, इसी को थोड़ा सा मैं सोचो कि मैं इस टेबल को थोड़ा घुमा दिया। अब मान लो ये टेबल को मैं थोड़ा सा घुमा दिया हूं। ठीक है, घुमा दिया हूं ना टेबल को, और ये जो आया घूम के ये कुछ इस तरह से बन गया। मान लो अलग अलग कलर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ग्रीन में लेते हैं, और ये मान लेते हैं पिंक है। ठीक है, ये इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये ग्रीन यहां आ गया, नहीं सॉरी,
हाँ ग्रीन वहां कहाँ जाएगा अगर इधर घुमाएंगे तो यहाँ पर, हाँ ग्रीन जाएगा, ऐसे घुमाए ना, ठीक है, और पिंक यहां चला गया। ठीक है, ग्रीन ग्रीन के बाद नहीं जी, ग्रीन के बाद यहां पर पिंक नहीं, पिंक यहां चला गया। ठीक है, और ये वाला तो ये हो जाएगा, ये वाला ऑरेंज कलर, ये यहां आ गया। देखिए अभी ये ए, ये बी, ये सी, तो आपको लगा कि ऐसे घुमा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं, ये तीनों एक जैसा है। क्योंकि देखिए एक इस साइड में कौन है और इस साइड में कौन है, आप देखिएगा वही सेम है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम लोग उसको क्लॉकवाइज देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वही बोलेगा। ये जैसे क्लॉकवाइज में बी है और एंटी क्लॉक में सी है, ये को बोला जाए तो क्लॉक में कौन बोलेगा, बी है, और एंटी क्लॉक में सी है। एंटी क्लॉक में कौन है, सी है। तो कहने का मतलब इसको वामावर्त और दक्षिणावर्त लिया जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग एक को लेफ्ट साइड से देखते हैं और एक बार राइट साइड से घूम करके देखते हैं, और वो दोनों अलग अलग होगा तब जाकर के उसको हम लोग अलग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसी कारण से हम लोग इसमें से क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिया जाता है, फिक्टोरियल एन ना लेकर के फिक्टोरियल एन बाई एन लिया जाता है। रीजन वही है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे कि अगर 4 लेटर लेंगे, ए बी सी डी लिए, 4 लेटर लेंगे तो लीनियर के कंडीशन में फिक्टोरियल 4 बनेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी को लीनियर के बेस में फिक्टोरियल को देखें तो इसमें 4 के सेम सेम क्या बनेंगे, जैसे ए बी सी डी लिए, ठीक है, और इसी को बी सी डी ए लिए, और इसी को सी डी ए बी लिए, और इसी को हम लोग क्या लिए, डी ए बी सी लिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन अलग अलग बने, क्योंकि इसके बाद फिर से मैं ए को अगर डी को पीछे करता हूं तो वही आ जाएगा। तो ये चारों जो है लीनियर में अलग अलग है, लेकिन ये जो है अगर हम लोग इसको सर्कल में जमाएंगे तो ये सारे सेम है, क्योंकि वही है। अगर ए बी सी डी लोगे, चाहे यहां पर ए बी सी डी लोगे, क्योंकि इसका एंडिंग और फर्स्ट पॉइंट नहीं होता है, और इसी कारण से ये सेम जो होते हैं वही मतलब जितने लेटर होते हैं उतने को फिर से जमाएंगे तो उतना सेम बन जाता है, इसलिए इसका भी हो जाएगा। अगर सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन फिक्टोरियल 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वही आएगा, आपके पास क्या आता है, फिक्टोरियल एन बाई एन आता है। तो याद रखिएगा, है ना, वृत्तीय क्रमचय में होता क्या है, तो आप याद रखिएगा यहां पर वृत्तीय क्रमचय। ठीक है, वृत्तीय क्रमचय में जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास वृत्तीय क्रमचय में फिक्टोरियल एन बाई एन, सॉरी एन ना, या हम लोग इसको लिख सकते हैं फिक्टोरियल n-1, एन को बाहर निकालोगे तो वो कट जाता है, इसलिए फिक्टोरियल n-1, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा ना वृत्तीय क्रमचय में। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ठो स्पेशल केस होता है, और वो स्पेशल केस क्या क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूं। और वो दो केस अलग है, एक होता है जैसे माला बनाते हैं, माला, है ना, माला चाहे किसी का भी बनाओ, फूल का माला बनाओ या मोती का माला बनाओ, ठीक है, उस कंडीशन में। और अगर हम लोग गोल मेज लेते हैं, ठीक है, उसके चारों ओर बिठाते हैं, तो ये थोड़ा अलग टाइप का होता है और ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। इन दोनों में क्या सेम होता है उसको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त में भेद हो तो यहां पर दो सूत्र और बनता है, इसका स्पेशल केस दो ठो और बनता है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा। यहां पर ये लेते हैं कि आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दोनों में सेम हो, दोनों सेम हो, भेद हो का मतलब सेम वही है, भेद हो और भेद ना हो, है ना, या फिर मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हो जाता है फिक्टोरियल n-1 में से 2 का डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर भेद ना हो, अगर सेम ना हो, क्लॉकवाइज और एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम ना हो, सेम ना हो,
ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग लेते हैं फिक्टोरियल n-1, माने बाई टू नहीं लेते हैं बल्कि फिक्टोरियल n-1 ही लेते हैं। ठीक है, कैसे? अब देखिए यहां पर भेद हो और भेद ना हो कैसे। जैसे हम लोग फूलों की माला देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग 3 फूल बनाए। यहां पर मैं एक माला बनाया, ठीक है, और ये माला सेम होता है, गोल मेज के कंडीशन में ये वाला आता है। मेज वाला कंडीशन अगर कहीं भी आए या पुरुष महिला कहीं पर बैठे हैं टेबल, तो वहां पर ये सेम आएगा। और माला के कंडीशन में आपके पास हमेशा ये वाला आता है, फिक्टोरियल n-1/2 लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं इसको मैं बता दे रहा हूं ना। जैसे हम लोग ना 3 फूल का माला बनाए, मान लेते हैं ये एक फूल है, यहां पर ये एक फूल है, यहां पर एक और ले लेते हैं, ये एक फूल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहां से देखते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बना, माने क्लॉकवाइज अगर हम लोग देखें, तो क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है ये, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है ये वाला, और फिर ये दिख रहा है नेक्स्ट पिंक वाला। ठीक है, अब इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें, अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज देखें, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पर हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम लोग इसी को मान लेते हैं शुरू, ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा? पिंक। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? ग्रीन। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये दोनों अलग अलग बना, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग अलग बना। ठीक है, इसलिए हमको वैसे दिख रहा है क्योंकि हमको लग रहा है ये दोनों में भेद है ना, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। लेकिन अब सोचिए ये सेम कैस क्यों ऐसे दिख रहा है? है ना, ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हम लोग ऐसे ही काउंट किए हैं। लेकिन हम लोग अगर हमारे पास ऐसे ना हो, एक ऐसे हो, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ऐसी, इसको हम लोग ऐसे करके देखें। माला को क्या होता है कि हम लोग पलट लेते हैं, है ना, जैसे ये माला है, इस माला को अगर हम लोग ऐसे पलट दो, इसको सोचिए कि ये जो माला है इसको आपने पलट के रखे, ऐसे पकड़े थे, उसको ऐसे पकड़ लो, तो ऐसे अगर पकड़ ले तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो माला कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम लोग पलट लें तो ये यहां पर दिखेगा, ठीक है, और हरा जो होगा वो यहां पर दिखेगा, ठीक है, और ये जो पिंक होगा वो यहां पर दिखेगा। माला को पलटने पर, माला को क्या कर दिए? पलटने पर अब पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकते हैं। माला ऐसे राउंड देखो या ऐसे राउंड देखो, दोनों तरफ से देख सकते हैं। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं या तो पीछे से देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो वो अलग अलग हो जाता है। जैसे सामने से देखें, ये सामने से देखने पर इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एक सामने से देखूं, मान लो ये सामने से मैं देखा, ये सामने व्यू है, फ्रंट व्यू है, और इसको मैं बेक लिया, तो बेक साइड से मेरे को ऐसे दिखेगा। अब इसमें से फ्रंट व्यू में एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज लो, देखो, तो यहां पर मैं क्या किया, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिया था? एंटी क्लॉक, और यहां पर ले लिया, यहां पर एंटी क्लॉक और यहां पर लिया था क्लॉक, ये क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक लिया, लेकिन उल्टा करके ना, तो उल्टा करके अगर एंटी क्लॉक ले रहा हूं तो ये मेरे को कैसे दिखेगा? ये मेरे को दिखेगा पहले क्या? ये वाला कलर, दूसरे में क्या? ग्रीन वाला, और तीसरे में क्या? ये वाला पिंक वाला। माने ये एंटी क्लॉक में देखा और ये क्लॉक में देखा। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सेम आ जा रहे हैं। यहां पर देखिए ये दोनों क्या आ रहे हैं? सेम सेम, माने कोई भेद है क्या? नहीं है। इसी कारण से हम लोग जब भी कोई माला होता है ना, तो वहां पर बाई टू ले लेते हैं। क्योंकि बाई टू इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम लोग उस माला को ऐसे करके सर्कुलर देखें तो वो सेम दिखता है। वो क्या होगा? वो सेम दिखेगा। आप उसको ऐसे गाते हो,
वो आपको उल्टा देखोगे तो वो ऐसे गाठे हो जैसा दिखेगा। इस कारण से हम लोग इसको सेम लेते हैं। तो ऐसे सर्कुलर ले या ऐसे सर्कुलर ले तो दोनों सेम दिखता है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, बाई टू लेते हैं। जबकि गोल मेज कुर्सी में कोई पुरुष बैठा है तो आप उसको पलट के नहीं देख सकते, आपको देखना ऐसे ही पड़ेगा और एक को ऐसे ही देखना पड़ेगा। आपको फ्रंट व्यू से ही देख सकते हैं, बैक तरफ से उसको नहीं देख सकते। माने यहां पर ओनली फ्रंट व्यू होता है, बैक व्यू नहीं होता। जबकि यहां पर जो सर्कल होता है वो आपका ऐसे भी होता है और ऐसे भी, मतलब दोनों तरफ से उसको, वो तो सर्कल एक ही होता है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो सर्कल तो एक ही होता है, लेकिन इसको हम लोग इधर से भी देख सकते हैं और सामने से भी देख सकते हैं। माने पीछे से भी देख सकते हैं और सामने से भी देख सकेंगे, और सामने से और पीछे से देखें तो वही दिखेगा। और माला को कैसे भी गा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कभी भी आप माला लोगे ना तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी माला हो, चाहे फूल माला हो चाहे मोती माला हो, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा n-1/2 लेना है। और गोल में जब भी लेंगे तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल n-1 लेंगे। ठीक है, ये होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कल में जब भी अरेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यही चीज आपको दिया है, यहां पर देख लीजिए, है ना, कि ये क्या है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया और ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, घड़ी की दिशा एंटी क्लॉक में मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, किसको एंटी क्लॉक किसको क्लॉक बोल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा ना। घड़ी की दिशा ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्लॉक होगा, है ना। यहाँ पर एंटी क्लॉक बोल दिया हूँ, ये क्लॉक होगा ये एंटी क्लॉक होगा, है ना। हालांकि उसको कैसे देख रहे हैं उस पर डिपेंड भी करता है ना। तो आप जो भी समझिए, एक को जो समझेंगे उसका जस्ट उल्टा हुआ ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी को एक ले लेता हूँ, ए ले लिया, ए ले, तो ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी, डी के बाद ई आया। और यहाँ पर एंटी क्लॉक देखूंगा तो यहाँ पर बी आया, सी आया, डी आया और एफ आया। तो अगर आपको ऐसे सेम दिखेंगे, आपको ऐसे एंटी क्लॉक लोगे और क्लॉकवाइज लोगे और सेम दिखेंगे, दक्षिणावर्त और वामावर्त अगर दोनों सेम दिखेंगे तो उस कंडीशन में भेद हो, है ना। अगर भेद ना हो तो उस कंडीशन में भेद ना हो बोलेंगे ना, है ना। भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है, भेद का मतलब अलग अलग नहीं है ना। अलग भेद माने अलग अलग हो, अलग अलग हो। और इसका मतलब अलग अलग ना हो, अलग अलग ना हो माने सेम हो। इसको हम लोग बोलते हैं ना, भेद ना हो का मतलब होता है सेम हो। तो सेम हो के कंडीशन में क्या होता है, उसमें बाई टू करते हैं। और अगर सेम ना हो तो उसमें बाई ये करते हैं। जैसे पूरे को लेकर के बना रहा हूं ना मैं, ये पूरे एन पी एन बाई क्या हो जाएगा, एन, इसी को फिक्टोरियल एन भी लिखते हैं। तो इसमें से फिक्टोरियल एन अगर भेद हो तो, भेद हो तो ना, भेद हो माने क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, और सेम हो तो क्या हो जाएगा, बाई टू आ जाएगा। यहां पर जब भी आपके पास सेम का कंडीशन आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बाई टू करना पड़ेगा नीचे में। ठीक है, आधा हो जाता है ना, ये सेम के कंडीशन में। इसमें से भी देख लीजिएगा ना, है ना। इसका मतलब भेद ना हो का मतलब सेम हो, और भेद हो का मतलब अलग अलग हो। ठीक है, और ये तो है एन में से आर को चॉइस किए हो, मतलब एन, टोटल एन वस्तु है उसमें से आर को लेकर के बनाओगे तो एन माइनस आर बाई आर होगा, है ना। और ये क्या हो जाए, मतलब आर जो होगा वो हमेशा नीचे आता है ना। टोटल एन है उसमें से आर को लेकर के बनाएंगे तो एन माइनस आर बाई आर हो जाएगा वृत्तीय क्रमचय में। और इसमें से एन माइनस आर बाई क्या हो जाएगा, टू आर होगा, यदि सेम हो तो, है ना। भेद ना हो का मतलब होता है सेम हो, आप लोग ऐसे समझिएगा ना, भेद ना हो मतलब सेम। तो याद रखिएगा, अब जब भी उसको उल्टा करके देखेंगे ना, जैसे मोती की माला होता है या फूलों की माला जो होता है, उसको अगर आप ना ये भिन्न 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 वस्तुएं हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर ये भी दिमाग मत लगा लीजिएगा कि ये वाला पिंक फूल था, ये वाला पिंक फूल था, ये वाला था पिंक, ये वाला पिंक था, ये वाला पिंक। तो ऐसे भी देखो चाहे ऐसे भी देखो, ये तो सेम दिख रहा है, इसलिए होता है क्या, तो नहीं, ये सेम ऐसे नहीं, ये विभिन्न है, ये अलग अलग है। माने अगर ये पिंक है पहला वाला तो हो सकता है ये अलग हो, है ना, ये वाला अलग हो। ठीक है, ये वाला अलग हो, ऐसे हो सकते हैं ना, मतलब ये अलग अलग के लिए है। सबको आपको विभिन्न वस्तुएं लेना है, विभिन्न वस्तुएं लेना है, सेम वस्तु आपको नहीं लेना है। ठीक है, सेम वस्तु आपको नहीं लेना है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए ये है। अब भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं ना, तो चलिए, तो आप बताइए, ये मोती का माला हो चाहे कि फूल का माला हो, अगर वो भिन्न भिन्न फूल है या भिन्न भिन्न मोती है तो आपके वो दिखेगा क्या, नहीं, है ना। तो उस कंडीशन वाले को के लिए है। तो विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए ये
केस आता है, तो ध्यान दे दीजिएगा इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा ये है जी, अगर कोई व्यक्ति आता है ना, व्यक्ति अगर आ गया ना, ठीक है, कुछ स्पेशल केस आपको बताऊंगा। व्यक्ति अगर आ गया ना तो फिक्टोरियल n-1 करना है, और अगर माला आ गया तो आपको फिक्टोरियल n-1/2 करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के डिमांड के आधार पर भी होगा कि कैसे होगा। जैसे 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो मेज में बैठा रहे हो, मेज में बैठा रहे हो इसका मतलब हो जाएगा पूरे छहों को बिठा रहे हो, तो 6-1 हो जाएगा, बस ये आंसर माने फिक्टोरियल 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 विभिन्न भिन्न प्रकार के फूल कितने प्रकार से माला बनाई जा सकती है, तो ये फूलों की माला है, भिन्न प्रकार के फूल है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भिन्न प्रकार भी बोला है, तो भिन्न प्रकार फिक्टोरियल n-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माने फिक्टोरियल 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 करेंगे, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगला, 6 सफेद 5 लाल रंग की मोतियों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, भिन्न भिन्न मालाएं बनाई जा सकती है, माने कि किसको कहां रखो, किसको कहां रखो, उसको आपको अरेंज करना है, तो कितने आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करके मालाएं बना सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग रंग है, ये अलग रंग है ना, इससे लेकर के हम लोगों को क्या बनाना है, माला बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें टोटल 6 सफेद है और 5 लाल है, तो ये सब अलग अलग नहीं है, 6 सफेद है, सेम सेम है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे लीनियर अरेंजमेंट, आप जब भी ये सब सोचिएगा ना, तो सबसे पहले आप ना लीनियर को सोचिएगा। लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, जैसे हमारे पास ए 6 है, इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो फिक्टोरियल 6 बाई क्या होता है, फिक्टोरियल 6। अगर इसमें से दो सेम होता है तो जितने बार सेम है उतने का डिवाइड करते हैं। ये 6 वर्ड है, जैसे बी रहता तो फिक्टोरियल 7/फिक्टोरियल 6, क्योंकि ये 6 बार आया है बोलते हैं, वैसी है ना, तो वैसी सेम है। अगर 7 सफेद है और 5 लाल है, टोटल कितने हैं, 11, तो 11 जो फूल है, मोती है, 11 मोती को सर्कुलर अरेंजमेंट करने के तरीके कितने होंगे, तो फिक्टोरियल 11/1 क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान दीजिए कि इसमें से 6 सफेद एक जैसे हैं, अब एक जैसे को जब भी अरेंजमेंट करते हैं तो उतने का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उतने फिक्टोरियल का। उसी प्रकार से 5 लाल भी सेम है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, माने 5 लाल के लिए 5 फिक्टोरियल का डिवाइड करोगे, और 6 सफेद के लिए 6 फिक्टोरियल का डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, 6 सफेद आ गया, WWW, 6 आ गया, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 सफेद के बाद यहां पर 6 सफेद के बाद क्या आया, फिर उसके बाद आ गया लाल आ गया, मान लेते हैं ये लाल है, 5 लाल आ गया। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट करोगे तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होगा, फिक्टोरियल 11/फिक्टोरियल 6 फिक्टोरियल 5, ऐसे तो लिखोगे ना। तो यहां पर बस इसी को ध्यान देना है, लीनियर पहले सोचना है ना। तो अब यही चूंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर है, इस कारण से ये हो जाएगा, 11 में एक घटाएंगे, क्योंकि ये माला है इसलिए 2 का डिवाइड भी करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, और 6 का डिवाइड, 6 का फिक्टोरियल 6 का, और फिक्टोरियल 5 का। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो फिक्टोरियल 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6, और ये हो गया 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 10 9 8 7 हो जाएगा, और 6 कट गया, समझिए, 5 को बाहर निकाल दो, 5 4 3 2 1, एक को क्या लोगे, और कटाते हैं, तो 4 और 2 8 कट गया, और 5 और 2 10 कट गया। ठीक है, 3 3 9 कट गया, तो ये हो जाएगा 21, माने 21 प्रकार से मालाएं बनाई जा सकती है, 21 मालाएं बनाई जा सकती है। वही कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, वही तो है जी, आप कितने मालाएं अलग अलग बना सकते हो, तो ऐसे जब माला बनाएंगे ना, तो कितने अलग अलग माला रहेंगे, 21 अलग अलग माला हो सकते हैं। जिसमें से कि यहाँ पर सफेद, यहाँ पर कहीं पर काला, कहीं पर सफेद, 2 के बाद काला, मतलब सफेद और लाल है जी, तो 2 के बाद सफेद है, फिर लाल, फिर 2 के बाद सफेद है लाल, ऐसे भर सकते हैं, कहीं पर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर देखेंगे, उसी प्रकार से पूरा सफेद को एक साथ, पूरा लाल को एक साथ भी कर सकते हैं। हो सकता है एक सफेद के बीच में पूरा 6 ठो 5 ठो लाल को कर दें, फिर उसके बाद सफेद को रखें, तो ये भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार के अरेंजमेंट होंगे, तो ये कई प्रकार का अरेंजमेंट जो होगा वही अलग अलग माला बनेगा।
तो यही चीज बोला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा ना। चलिए उसी प्रकार से देखिए, 4 पुरुष 4 महिलाओं को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि 4 पुरुष और 8 महिला को आपको मतलब 4 पुरुष को और 4 महिला को आपको एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, लेकिन ध्यान रहे कि 2 महिलाएं कभी भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये पुरुष वाला है, तो सबसे पहले यहां पर ना पूरे 8 को सर्कुलर अरेंजमेंट मत कीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि तो 4 पुरुष है, जैसे अभी जो बनाए माला की टाइप का वैसे बना दोगे तो ये गलत हो जाएगा कि फिक्टोरियल 8 - 1 बाई फिक्टोरियल 4 ऐसे महिलाएं सेम होते हैं पुरुष सेम होते हैं, नहीं, महिला और पुरुष मतलब पुरुष क्या होंगे, अलग अलग पुरुष है ना। ये कैसे सेम, जैसे फूल जो होगा वो एक जैसा होगा, 7 सफेद बोलोगे तो ये सफेद 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 ये सेम रहेंगे, तो इसलिए डिवाइड किए थे ना, ये इसके लिए डिवाइड नहीं करना है। तो इसको बिठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दो इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो बोला रहेगा कि जो एक साथ ना रहे उनको आपको बाद में बिठाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 4 पुरुष को पहले बिठा दो। तो 4 पुरुष को अगर मैं एक सर्कुलर बिठा दूं, मान लो ये है मेल M1 M2 M2 है M3 और M4, तो इन चारों को मैं कितने प्रकार से बिठा सकता हूं, तो फिक्टोरियल 4 - 1 माने फिक्टोरियल 3 प्रकार से मैं इसको बिठा सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद 4 महिला को आपको बिठाना है, तो 4 महिला ऐसे बिठाना है कि वो कभी भी पास पास ना हो। अब पास पास ना हो तो आपको फिक्स पॉइंट देखना पड़ेगा कि उसको महिलाओं को एक तो यहां बिठाओगे, एक को यहां बिठाओगे, एक को यहां बिठाओगे, एक को यहां बिठाओगे, माने 4 स्थान में चारों को बिठाओगे, तभी वो जाकर के क्या होंगे, एक साथ नहीं होंगे। अब देखिए ये इसको सर्कुलर नहीं बोल सकते, इसमें क्या होगा देखिए, एक छोड़ के इसमें तो ऑलरेडी महिला मतलब मेल लोग आ गए ना। अभी फीमेल को देखेंगे तो ये फीमेल 2 के बाद कौन है, इसके 2 के बाद कौन है उसको नहीं देखते हैं ना, एक उसके बस दाया और बाया में कौन है उसको देखते हैं। तो ये दाया बाया तो अरेंजमेंट पहले से ही हो गया, इस कारण से इसको हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, इसको सर्कुलर नहीं करेंगे बल्कि लीनियर करेंगे। तो स्थान कितना है, 4, 4 प्लेस में 4 पुरुषों को बिठाने के तरीके। ठीक है, माने फिक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल 3 गुणित फिक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 4 माने 24, तो गुणा कर दीजिए, 6 × 4 = 24, 4 2 6 दूनी 12 और 2 14, माने 144 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। इस तरह से ध्यान देना है ना, और ये बाई 2 नहीं करना है क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष महिलाएं गोल मेज है और गोल मेज में बाई 2 नहीं रहता है, और ध्यान देना है माला वगैरह आ गया ना तो बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूला है, ये देख लीजिएगा। एन पी आर को हम लोग ना एन को बाहर निकालोगे तो N - 1 PR - 1 लिख सकते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको और डिटेल से नहीं बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। जैसे एमसीक्यू में देख लीजिए, अंक में 0 1 2 3 5 7 से 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, अब देखो कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है बोला है, यहां पर आपको ना ये नहीं बोला है, मतलब कि बोला गया है कि अब रिपीटेशन नहीं करना है, और रिपीटेशन नहीं करना है नहीं बोला है मतलब आपको करना है, माने कोई भी आप बना सकते हो ना। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, अब देखिए मेरे को 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो 4 अंक बना, 4 डिब्बा। अब इसमें से विषम संख्या बनाना है तो पहले तो लास्ट को भरो, तो लास्ट को कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो कौन कौन भरेगा तो विषम संख्या बनेगा, तो यहां पर भर सकता है 1 3 5 और 7, माने कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट को भरो, क्योंकि 4 अंक का है तो जीरो ना भरा जाए, दिक्कत हो जाएगा ना, तो जीरो भरा गया तो उस कंडीशन में दिक्कत होगा। तो बाकी कितने लेटर बचे, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, किसी को भी भर सकते हो। तो पहला को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो 6, और इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हैं, 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, किसी को भी भर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 5 × 6 × 6 × क्या हो जाएगा, 4, तो ये हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 36 × 20, माने 36 दूनी 72, 720 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है माने कि हर एक को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का डिमांड भी विषम संख्या, तो विषम माने लास्ट में विषम आना चाहिए।
4 अंकों की संख्या, तो पहले में ध्यान रहे शून्य मत भरा जाए, शून्य भरा जाएगा तो वो 3 अंक का हो जाएगा, तो इसलिए शून्य को छोड़ करके भरते हैं, बाकी करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एम यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, इतना इक्वल टू 30 है, इतना इक्वल टू 90 है, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए, माने m कॉमा n का मान ज्ञात करना है, और m और n धन पूर्णांक है यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा करके सीधा करना है जी, फिक्टोरियल n m प्लस एन बाई क्या हो जाएगा, फिक्टोरियल क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस टू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 90। उसी प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो इसमें से देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों का मान रख के देख लीजिएगा, m का मान मान लो 2 रख देता हूँ, n का मान मान लो 1 रख देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 और 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 में 2 घट गया तो 1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब यही छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, जो बड़ा है उसको बाहर निकालो। तो अगर मैं m प्लस एन को बाहर निकाला तो m प्लस एन माइनस वन बचा, उसको अगर बाहर निकाल दिया तो नीचे वाला कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल m माइनस एन बाई क्या हो जाएगा, फिक्टोरियल m माइनस एन माइनस टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 दिया है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो m माइनस एन ये बड़ा है, तो इसको मैं m माइनस एन को बाहर निकाला, फिर m माइनस एन और माइनस वन को बाहर निकाला तो कट गया, तो ये आ गया 30। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करके आपको m और n का मान निकालना है। तो आप ऐसे कीजिए, इन दोनों को ना ऐसे सॉल्व कीजिए कि ये दोनों संतुष्ट हो जाए, या फिर आपको वही करना पड़ेगा, m का मान यहाँ से निकालो, m का मान यहाँ से निकालो, फिर उसमें रखो। इन दोनों को डिवाइड करके भी तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रख रख के देखिएगा कि कौन संतुष्ट कर रहा है दोनों समीकरण को, वो आपका सही होगा। जैसे देखते हैं, अगर मैं 8 और 2 के बारे में देखें, ठीक है, इसमें से सबसे कॉमन संख्या जो होगा उसको पहले करेंगे, जैसे 8, 8 को पहले कर लेते हैं। तो 8 को इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2, तो m का मान 8 और 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 2 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, कि हो सकता है देखेंगे, हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, ये भी नेगेटिव आ जाए, इसलिए पॉजिटिव हो, तो ये 4 हुआ। और संतुष्ट करवा करवा के देखना है क्योंकि ऑप्शन वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 6 में 1 गया तो ये 5 हो गया, नहीं 8 में 2 गया तो 6, 6 में 1 गया तो 5। ठीक है, 5 और ये कितना हुआ, 6 हुआ जी, तो 6 पंचे 30, ये सही हो रहा है। ठीक है, मतलब 8 के लिए तो सही हो रहा है, ये 8 और 2 के लिए सही है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो 8 और 2 के लिए दोनों को देख लेते हैं, दोनों एक साथ करना पड़ेगा, एक एक को नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर करेंगे 10 और में 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9, 90। माने ये प्योर संतुष्ट कर रहा है, यही ऑप्शन सही है, आप बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है, और करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करना है। ठीक है, एक रेलगाड़ी में 5 सीटें खाली है, 3 यात्री इन सीटों पर कुल कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5p3, है ना, 5 सीट है उसमें 3 यात्री कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 5p3, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 4 गुणित क्या हो जाएगा 3। ठीक है, माने ये हो जाएगा 60 प्रकार से, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन कोई धन पूर्णांक है और इसका तो कौन सा मान सही है उसको हमको चेक करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन को अगर करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो बता दिया हूँ, इसको करते हैं। तो ये 2n, तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल 2n बाई क्या हो जाएगा, फिक्टोरियल 2n माइनस वन, और डिवाइड 1/2 है, 1/2n है, तो पहले इतने को ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये n है ना, तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल 2n बाई क्या हो जाएगा, 2 का पावर n और फिक्टोरियल n। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 को बाहर निकालो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको बाहर निकालोगे, ये बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा, कभी भी ऐसे नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग बड़ा और छोटा को कैसे करते हैं, तो इसमें जब भी कोई बड़ा होता है ना, ठीक है, या फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो 2 का पावर n होता है, माने फिक्टोरियल 2n जो होता है, जब भी आपके पास ये सम वाला बने, ठीक है, तो सम वाले की खासियत ये होती है कि ये आपको ये देता है 1 3 5 7 डैश 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 2n-1 देता है, और इनटू देता है 2 का पावर n देता है, और फिक्टोरियल n देता है। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट इसको कीजिएगा, और नहीं तो मैं बता रहा हूं ये कैसे होता है। ठीक है, आप ना 2n को बाहर निकालिए, तो 2n को अगर बाहर निकालेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कितना लिख सकते हैं, 2n तक लिख सकते हैं, और ये सामने में 2n-1 आएगा।
ठीक है, इसी को हल करते जाता हूं, बाकी नीचे को लिख नहीं रहा हूं ना, इसको ये सोचिए कि ये साइलेंट है अभी बाद में। अब इसमें से सब गुणा के रूप में है, तो इसमें से आप ना सम सम को अलग कर दीजिए, 2 4 6, और 2n को अलग कर दीजिए, और विषम विषम को अलग कर दीजिए, 1 3 5, 2n-1। ठीक है, अगला हम लोग क्या किए, इनमें से सब में से क्या इस 2 को 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, गुणित 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, गुणित 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 2 गुणित n लिख सकते हैं। अब ये गुणा है ना, कॉमन मत ले लीजिएगा, कोई कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें मैं क्या किया, गुणा है तो दो दो, सामने वाला जो 2 है इन सबको अलग गुणा किया, कितने बार है, n बार। ठीक है, और बाकी को अलग गुणा किया, बाकी क्या है, 1 3 1 2 है जी, एक है फिर 2 है, एक तो 2 बचा है, ये बचा है, इसका 3 बचा है, क्योंकि एक एक तो 2 को लिए हैं, 3 4 ऐसे कितना बार, n बार, ये गुणा के रूप में है, और 1 3 5 वाला भी आ रहा है। तो ये देखिए, दो जो है n बार गुणा करोगे तो 2 का घात n बनेगा, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित n बार करोगे तो ये फैक्टोरियल n बनेगा। और क्या बच रहा था, 1 3 5 ये आ रहा था, और 2n-1 तक ये आ रहा था, तो इतना होता है 2n का वैल्यू, फैक्टोरियल 2n का वैल्यू, याद रख लीजिएगा, जब भी हम लोग ऐसे करते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं। अब इसमें से अगर मैं इतने को रख दूं ना, अगर मैं इतने को रख देता हूं तो मेरा टू का पावर n कट जाएगा और फैक्टोरियल n कट जाएगा, माने ये वाला पॉइंट बचता है। तो 1 3 5 7 2n-1 ये इसका सही उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला होगा, है ना, 1 × 2 वो दशमलव नहीं है, वो इंटू है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये है कि 5 अंकों की ऐसी टेलीफोन क्रमांक मतलब 5 अंकों के ऐसे टेलीफोन क्रमांकों की संख्या बनाना है जिसमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होना चाहिए, माने एक अंक कम से कम डबलेट तो होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कम से कम एक अंक तो डबलेट होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक बोला है तो सारे रिपीटेड टाइप का नहीं बना देना है। जैसे देखिए सारे रिपीटेड में क्या होगा, जैसे 5 अंक का है, 5 अंकों का हम लोगों को टेलीफोन अंक बनाना है। अब 5 अंक का टेलीफोन अंक क्या क्या उससे बनाएंगे, 0 से लेकर के 9 तक का अंक, माने टोटल 10 अंक होते हैं। पहला को 0 नहीं भर सकते, इसलिए 9 प्रकार, बाकी 10 10 10 10 प्रकार। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 90,000 आपका टेलीफोन क्रमांक बनेगा, जो कि रिपीटेड वाले रहेंगे, रिपीटेड वाले रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे इसमें रिपीटेड भी हैं प्लस नॉन रिपीटेड भी हैं। ठीक है, इसका मतलब रिपीटेड कहने का मतलब क्या होता है, रिपीटेड माने रिपीटेड को जब लेते हैं ना तो उसमें नॉन रिपीटेड आ जाते हैं, लेकिन अगर नॉन रिपीटेड को लेते हैं तो रिपीटेड नहीं आते हैं। मतलब जब भी हम लोग रिपीटेड वाले बनाएंगे तो उसमें नॉन रिपीटेड वाले केस जरूर आएंगे, क्योंकि ये हम लोग ये सोच सकते हैं कि मान लो कि इसमें 1 भरा है, इसमें 2 भरा है, इसमें 3 भरा है, इसमें 4 भरा है, इसमें 5 भरा है, ये मान सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग दसों में से किसी को भी भरे हैं। और ये भी मान सकते हैं कि सभी में एक 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 या एक भराया, तो ये भी होता है, माने रिपीटेड वाले भी होंगे और नॉन रिपीटेड वाले भी होंगे। तो रिपीटेड वाले जब भी होते हैं उसमें नॉन रिपीटेड भी होता है, जबकि इसमें बोला है कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो, इसका मतलब आपको बोला है कि नॉन रिपीटेड एक भी जो है उसको आपको हटाना है। तो नॉन रिपीटेड कितने हैं उसको निकाल लो। तो नॉन रिपीटेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 अंकों की संख्या बनानी है 0 से लेकर के 9 तक। तो पहला को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 9। ठीक है, दूसरे को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 9। तीसरे को 8, इसको 7, इसको 6। तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 9 × 8 × 7 इंटू क्या हो जाएगा, 6। हल कर लेना जो भी आएगा, और इसको 90,000 में घटा देना। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कैसे बनेगा, ये वाला बहुत कम दिख रहा है, ये वाला आंसर है इसका, घटा लेना देख लेना आ जाएगा, ये वाला आंसर है। ठीक है, आप घटा के कर लीजिएगा, और याद रखिएगा जब भी क्या होता है कम से कम एक बोले ना तो रिपीटेड जो भी बनाते हैं ना उसमें नॉन रिपीटेड इंक्लूड होता है। ठीक है, नॉन रिपीटेड इंक्लूड होता है, क्योंकि उसमें रिपीटेड वाले केस में ये होता है कि आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। जैसे मैं बोला यहां पर या होता है ना, या जैसे इसमें एक भराया या दो भराया या तीन भराया या चार भराया या पांच भराया, माने किसी या कोई एक भराया है। ठीक है, हो सकता है वही सब में हो या तो हो सकता है कि सब में अलग अलग हो, माने नॉन रिपीटेड वाले भी आते हैं रिपीटेड में। तो रिपीटेड जो होता है उसमें नॉन रिपीटेड के केस होते हैं, इसलिए उसको घटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इतने अंकों का प्रयोग करके दोहराया ना जा सके, है ना। तो चार अंकों की संख्याएं, बनने वाली चार अंकों की संख्याएं जो कि 4321 से अधिक हो, मतलब इसी का उपयोग करके बनाना है, और जो कि दोहराया जा सके, माने आप रिपीटेड कर सकते हो लेकिन इसी का अंक को लेना है। और इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा होना चाहिए, और वो भी कितने अंक का है, चार अंक का। तो यहां पर चार अंक बोला है इसलिए चार ही डिब्बा होगा। तो चार डिब्बा, सबसे पहले तो एकदम बड़ा को देख लेते हैं। तो एकदम बड़ा कब होगा, जब यहां पर पांच आ जाएगा। चलो यहां पर पांच को मैं फिक्स कर देता हूं, तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, और बाकी को भरते जाओ। तो इसको भरने के तरीके कितने होंगे, तो ये हो जाएगा छह, इसको भरने के छह, इसको भरने के छह, माने छह छह 216। यहां से 216 केस ये आ गए। अगला केस ये होगा, क्योंकि रिपीटेड है ना, रिपीटेड रिपीटेड माने किसी को भी अंक को, यहां पर पांच भरा गया तो पांच को छोड़ना नहीं है, पांच और भी यहां भर सकते हो। ठीक है, अगला ये, अगर मैं इसको चार भर देता हूं, ठीक है, तो बड़ा होने के लिए चार से, यहां पर भी चार होगा तभी बनेगा। इसका मतलब यहां पर आपको भरने के लिए केवल और केवल, हाँ, चार और पांच है। ये चार को मैं फिक्स किया, इसको फिक्स नहीं किया हूं, तो चार और पांच ही है। माने इसको कितने प्रकार से भर सकते हो, दो प्रकार से। और इसको कितने प्रकार से, छह, इसको भी छह, क्योंकि रिपीटेड है। ठीक है, बाकी को कुछ भी भरो बड़ा होगा, क्योंकि ये अंक बड़ा हो गया मतलब बड़ा होगा। और ये अगर चार हो गया तो बड़ा होना ही है। तो ये कितना तरीका हो गया, दो गुणित छह गुणित छह, है ना, माने 72। ये 72 केस और आ गया, और केस आएगा। अभी तो केवल दूसरा तक पहुंचे थे। अगला ये हो सकता है, ये जो चार डब्बा है, ठीक है, उसमें से पहला डब्बा चार भरा गया, दूसरा तीन भरा गया। ठीक है, तीन भरा गया, इतना भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। और फिक्स को नहीं काउंट करते ना, अगला यहां से काउंट करते हैं। ये दो है। अब दो से बड़ा होगा तो उस केस में आएगा। ठीक है, दो से बड़ा होगा तो उस केस में वो क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो दो से बड़ा क्या क्या होगा, है ना, जैसे दो ही भराया तो तीसरा को हम लोगों को देखना पड़ जाएगा। तो दो को छोड़ करके अगर हम लोग इसमें दो को छोड़ दें, तो बाकी अगर भराएगा तो वो क्या क्या भरा सकता है। तो अगर मैं दो को छोड़ दूं तो कितने अंक हुए, तीन अंक। तो ये तीन प्रकार से, और इसको छह प्रकार से, तो कुल मिला के क्या हो गया, 18, ये और बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ, यहां पर तो इतना आ गया। उसके बाद एक कंडीशन ये होगा कि मान लो ये भी फिक्स कर दो, चार कर दो, तीन कर दो, दो कर दो। और इसको कितने प्रकार से भर सकते हो, तो इसको अगर हम लोग एक नहीं भर सकते और जीरो नहीं भर सकते, क्योंकि उससे अधिक बोला है, तो चार प्रकार का ये होगा। तो टोटल ये कितना हो गया, चार प्लस और हो गया। तो कुल मिला के कितना हो गया, 216 प्लस चार, प्लस कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो यहां पर ये आ जा रहा है, नहीं 72 भी तो है, 72 भी है, प्लस 72 भी है। ठीक है, तो 72 और 18 कितना हो गया, 90। और ये 20, 310 आ गया। तो क्या 310 आएगा, तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 310 केस बनेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ मैं एक और छोड़ रहा हूँ, याद रुको। तो मान लो यहाँ पर चार भरा, यहाँ पर तीन भरा, तीन की जगह में तीन ही रहता, रुको, तीन ही रहता, तीन भी रहेगा, मैंने और केस बनेगा जी। मेरे ख्याल से ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये और केस बनेगा, क्योंकि मैं कुछ केस और छोड़ा हूं यहां पर। देखिए, ये चार फिक्स कर दिया। ठीक है, चार को तो ठीक है, चार को फिक्स किया। बाकी इधर को कुछ भी भरो, बड़ा कब होगा, जब मैं यहां पर चार लूं या पांच लूं, लेकिन तीन लूं तो भी बड़ा हो सकता है। वो केस को नहीं बनाया हूं। चार के बाद अगर मैं यहां पर तीन भी लेता हूं, ठीक है, तो ये बड़ा होगा। अच्छा, ये केस बन गया है। अगर तीन वहां पर लेता हूं, यहां पर मैं क्या को कर दिया, तीन को कर दिया, चार लिया और उसके बाद तीन को भी लिया हूं, तो ये होगा 310 सही होगा, ये गलत है, 310 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बनाना से कितने सब बनाए जा सकते हैं जबकि एन एक साथ ना हो, बिल्कुल बना लीजिएगा इसको। बनाना को लीनियर ये है, तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल 6। नहीं, एक साथ ना हो वाला है ना, तो एक साथ ना हो वाला, तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल 6 बाई क्या हो जाएगा, फिक्टोरियल 2 फिक्टोरियल 3। ठीक है, माइनस एक साथ हो वाले को कर देते हैं, तो एक साथ हो वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं बनाना में से एन को ए है, और एन को सेम से ए, ये भी ए है ना, तो इसको एक ही मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, फिक्टोरियल 4, नहीं इसको एक मानूँ तो फिक्टोरियल 5, एक दो तीन चार, पाँच हो जाएगा, और डिवाइडेड फिक्टोरियल 3, क्योंकि ये सेम है।
इंटू ये नहीं होगा, ये तो सेम है इसलिए एक ही होगा, तो ये इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। चलिए, 8 मोतियों को लेकर के एक हार कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो 8 मोती को लेकर के तो फिक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो फिक्टोरियल 8 - 1 बाई क्या हो जाएगा 2, मोती है मोती, और मोती जो होगा वो अल्टा पल्टी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस कारण से बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिक्टोरियल 7 बाई क्या हो जाएगा 2, तो 50 40/2 हो जाएगा, कर लीजिएगा, फिर कौन सा आएगा 25 20 आएगा। ठीक है, 25 20 इसका क्या होगा आंसर होगा, तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन जो कि आए थे, ये आपका आया था, कुछ क्वेश्चन ही बचे, उसको कवर कर लेते हैं। ये है आपका PRL में आया था 2017 में। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है क्रमशः में, रीजन ये है कि क्रमशः में थोड़े से अलग टाइप के आए थे, और वो डिवाइजर आए थे ना, डिवाइजर क्वेश्चन था, तो डिवाइजर वाले को क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, 5 पुरुष और 2 महिलाओं को एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, जबकि 2 महिलाएं कभी भी एक साथ ना बैठे। तो 5 पुरुषों को पहले बिठा दो, 5 पुरुषों को बिठाने का तरीका क्या हो जाएगा, फिक्टोरियल 4 हो जाएगा इंटू, अब 5 पुरुषों को बिठा दिए, ये हो गया पुरुष हो गया, P1 मान लेते हैं, P2, P3, P4, P5। अब 2 महिलाओं को बिठाना है, तो 2 महिलाओं को बिठाएंगे तो ये तो लीनियर वाला बनेगा, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है, या यहां, माने कितने स्थान है 5 स्थान, तो इसमें से 5 में से 2 जगह में बैठ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिक्टोरियल 4 माने 24, और इसको गुणा करेंगे, 2 टाइम खोल दो, ये 2 लिखा है माने 2 टाइम खोल दो, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 × 20 माने 480, 480 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ये सब देखिए, ये आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए ना, 5P2 माने क्या होता है, 5 को 2 बार खोलना है, ठीक है, तब जाकर के आप ना जल्दी कर पाएंगे, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना, तो इस तरह से करना है। चलिए देखते हैं, कितने तरीके से 10 सत्य और असत्य प्रश्नों के हल दिए जा सकते हैं। ठीक है, माने कि आपके पास ट्रू और फॉल्स दिया है, ट्रू वाला है एक और एक फॉल्स है, और ऐसे क्वेश्चन कितने हैं 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन का 2 आंसर दे सकते हैं, तीसरा का 2, रिपीटेशन है ना वो, ट्रू हो सकता है या फॉल्स दे सकते हैं, 2 प्रकार का आंसर दे सकते हैं, तीसरा का 2, फिर 2, फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 है ना, कितने बार हो जाएगा 10 बार, माने 2 का घात 10 होगा, इसका मतलब 1024 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1024। ठीक है, लेकिन इसमें से ध्यान दीजिए कि आपको आंसर देना ही है ना, और हो सकता है कि आप ये भी सोच सकते हो, मान लो अगर मैं आंसर ना दूं तो जैसे अगर मैं केस ये मान लिया कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, अब मेरे को चिन्ह लगाना है, मैं दोनों में नहीं लगाया, तो 3 केस बन सकता है, मैं इसमें चिन्ह लगाया या इसमें चिन्ह लगाया, 2 केस बना, या नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया वाला आया तो 3 केस बनते हैं, तो उस कंडीशन में 3 का घात 10 बनेगा। ध्यान दीजिए, तो इसमें बोला है कि आपको असत्य और सत्य लिखना ही है, माने उसमें आपको टिक लगाना ही है, और टिक लगाना ही है कि केस में 2 का घात 10 होगा, और ये बोला जाए कि आप ना कितने प्रकार से गलत कर सकते हैं, बोला जाए तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार से आप गलत कर सकते हो, आप नहीं लगाओगे वो भी केस एक होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को देख लीजिएगा, हालांकि ये वाला केस था, इस कारण से 1024 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका आया था, ये भी देखिए तुरंत बन जाएगा, ये आया था आपका NNL में आया था, NNL 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, ये भी NNL का है, NNL 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड से आया था। 1 2 3 4 5 6 के प्रयोग से 3000 और 4000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो कि 5 से विभाजित हो, जो 5 से क्या होना चाहिए विभाजित हो, है ना, माने ये अंक की पुनरावृत्ति बोला है, इसमें अंक का पुनरावृत्ति होना चाहिए, हालांकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है। यहां पर देखिए, कुल मिला के देखिए, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन नहीं बोला जाए ना, तो आप ना हमेशा रिपीट वाले में बनाइएगा, क्योंकि कुछ भी बन सकता है ना, और कुछ भी बन जाएगा, तो रिपीट वाला जब भी बनाते हैं, रिपीट वाला जब रिपीट बनाते हैं तो उसमें रिपीट प्लस नॉन रिपीट दोनों आता है, दोनों आ जाता है ना, लेकिन अगर नॉन रिपीट बनाएंगे तो ओनली नॉन रिपीट होता है, ओनली नॉन रिपीट वाला आता है, और नॉन रिपीट वाला आता है, रिपीटेड नहीं आते हैं।
ठीक है, माने सारे नहीं बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी अगर नहीं बोला गया हो तो आप ना रिपीटेड वाले बनाइए। अब रिपीटेड बनाने के लिए देखिए, आपको 3,000 और 4,000 के बीच में लेना है। तो 3,000 और 4,000 के बीच में कौन सा संख्या आएगा, जो कि 3 से प्रारंभ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से फिक्स, ये तो 3 फिक्स हो गया। ठीक है, 3 क्या हो गया, फिक्स हो गया। यहां 3 से ही, 3 ही के बीच में 5 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 से विभाजित तब होगा जब यहां पर 5 होगा, क्योंकि अंक तो इसमें से 5 और शून्य हो तो विभाजित होता है। चूंकि इसमें शून्य का उपयोग नहीं करना है तो 5 होगा, तो 5 भी फिक्स हो गया। अब इन दो डिब्बा को भरना है। तो अगर मैं नॉन रिपीटेड लूं, नॉन रिपीटेड लूं, तो नॉन रिपीटेड के केस में इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो दो तो भरा गया, तो 4 प्रकार से। और इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 प्रकार से, माने 12 हो जाएगा आंसर अगर नॉन रिपीटेड लूं तो। लेकिन चूंकि क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन बोला ही नहीं है कि नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड कहने का मतलब क्या होता है कि आप उल्टा पुल्टा कोई भी संख्या लोगे उसको डबलेट नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रिपीटेड लेना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि बोला नहीं है प्रश्न, और बोला नहीं है इसलिए लेना पड़ेगा। ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितने प्रकार से भर सकता है, 6, और ये भी कितना प्रकार से, 6। माने 6 छक्का 36 इसका सही उत्तर होगा। माने ये क्वेश्चन ही गलत है ना। क्योंकि इसमें अगर 12 लगाओगे ना, तो इसमें लिखा होना चाहिए कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति 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 ना हो। अगर ये लिखा है तो जाकर के ये वाला सही है, वरना ये गलत है। क्योंकि लिखा नहीं है तो ये वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि रीजन वही है जी, जैसे मैं मान लूं 3,555 क्या इसके बीच में नहीं आ सकता, क्या ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, क्या इन्हीं लेटर से नहीं बना है, इन्हीं का प्रयोग करके नहीं बना है, बना है ना इन्हीं का प्रयोग करके। अब इन्हीं का प्रयोग करके क्या 3,555 अगर बना है तो क्या ये डिवाइड है, नहीं है। तो इस कारण से हम लोग यहां पर ये बोलेंगे कि ये जो है रिपीटेड वाला होना चाहिए। अगर नॉन रिपीटेड है तो ये होगा, और रिपीटेड के केस में ये होगा 36 होगा, क्योंकि इसमें रिपीट कर सकते हैं और इनके प्रयोग से बनाना है। माने उसी अंक का प्रयोग करना है, चाहे वो अंक कैसे भी करो ना, आप ना करो तो भी सब अंक को थोड़ी ले रहे हो। मान लो इसमें नॉन रिपीटेड के केस में क्या आता है, जैसे 1 भराया, एक में 2 भराया, या 2 भराया 1 भराया, या 4 भराया और 2 भराया, ऐसे भराता है। मतलब अलग अलग भराते हैं, रिपीटेड नहीं होते हैं। और रिपीटेड के केस में ये रिपीट भराते हैं, जैसे 2 2, तो ये 2 2 भी तो भरा सकता है ना। और 2 2 अगर भराएगा तो भी तो ये डिवाइड होगा 5 से, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। माने ये वाला केस तो आएगा ना जब रिपीटेड वाले में, और रिपीटेड तो डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बना सकते हैं। तो यहां पर ये वर्ड नहीं है अंकों की पुनरावृत्ति वाला, इस कारण से ये क्वेश्चन को मैं मान रहा हूं गलत है। ये क्वेश्चन को आप मिस्टेक मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते थे। ठीक है, वरना हर कोई ना इससे बना करके संतुष्ट हो जाता है, ये सही है जबकि ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। और तो आज का फिर हो गया। चलिए फिर तो बाकी तैयारी करते रहिएगा, है ना। और जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू है उस सब को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और मेरे से जुड़ करके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, मालाकार एसडी एजुकेशन, एसडी एजुकेशन। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे, फ्री कंटेंट को देखते रहिएगा। और वहां पर बहुत सारे आपको मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी करके देख सकते हैं। ठीक है, और मेन चीज वही है कि आप प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा, है ना। कुछ एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी जो मेन है वो आपको करना है। आपको मेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, आप जितना ज़्यादा करेंगे वो आपका फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से करते रहिएगा। और ये जो परमिटेशन है, ये जो बहुत सारा रिपीटेशन वाले, इसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे प्रश्न पत्र वो जो बताया था कि 6 नौकरों को, 6 मित्रों को 3 नौकर कैसे बनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ना आप इस तरह से सोच सकते हैं ना। और नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।